तो कहानी शुरू होती है और हम युन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक रूम में काफी डरी हुई थी। युन अपने चारों तरफ देखती है और तभी उसे यहाँ पर एक फोन दिखाई देता है जिस पर एक नोटिफिकेशन आई होती है जिसमें लिखा था नाइट हैज कम। युन ये देख ही रही थी कि तभी उस फोन के ऊपर खून गिरने लगता है और युन को इस रूम में मरी पड़ी एक लड़की भी दिखाई देती है। युन ये देखकर काफी डर जाती है और यहाँ से भागने लगती है, लेकिन तभी एक और लड़की उसके सामने पूल में कूदती है और युन की तरफ आने लगती है। यहाँ पर युन को कुछ और बच्चे भी दिखाई देते हैं जो कि बड़ी अजीब तरह से बिहेव कर रहे थे, मानो वो सब घोस्ट हों। युन ये देखकर काफी डर जाती है। तभी उसकी आंख खुलती है और हमें पता चलता है कि दरअसल ये सब युन का एक सपना था और असल में तो युन अपने स्कूल के बच्चों के साथ एक ट्रिप पर जा रही है। अब युन ये सपना देखकर काफी परेशान हो जाती है और अपनी बस में सभी स्टूडेंट्स को देखने लगती है। यहाँ पर हम कुछ स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को भी देखते हैं जो कि बस में पीछे बैठकर माफिया नाम का एक गेम खेल रहे थे और काफी ज्यादा शोर मचा रहे थे। और अब उनका शोर सुनकर क्योंगजुन नाम का एक स्टूडेंट अपने दोस्त को सभी बच्चों को शांत कराने के लिए बोलता है। क्योंगजुन का दोस्त बड़ी आसानी से सभी बच्चों को शांत करा देता है, जिससे पता चलता है कि क्योंगजुन और उसकी गैंग सभी बच्चों पर अपना रौब जमा कर रखती है और कोई भी इनसे नहीं लड़ना चाहता। अब इसके बाद हम जुनी नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो कि इनकी क्लास का क्लास प्रेसिडेंट होता है। यहाँ पर जुनी बस में बड़ी आराम से सो रहा था। तभी सोमी नाम की एक लड़की उसकी फोटो क्लिक करती है और अपनी दोस्तों को दिखाने लगती है क्योंकि सोमी युन को पसंद करती थी। यही युन भी अपनी दोस्त जंगवोन के साथ बातें करती करती ट्रिप पर जाने लगती है। युन और जंगवोन काफी अच्छी दोस्त होती हैं। अब ये सभी लोग अपने रिट्रीट सेंटर में आ जाते हैं जहाँ पर इन्हें ट्रिप के दौरान रुकना था। यहाँ पर युन के टीचर बस से उतरकर किसी को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके फोन में नेटवर्क नहीं आते और न ही टीचर किसी से फोन पर बात कर पाते हैं। यही युन भी इस जगह को देखकर हैरान रह जाती है और अपनी दोस्त जंगवोन से पूछती है कि क्या हम लोग पहले भी यहाँ पर आ चुके हैं। इस पर जंगवोन मना करती है और कहती है कि हम पहले कभी यहाँ पर नहीं आए। यहाँ युन को ऐसा लग रहा होता है कि वो पहले भी इस जगह पर आ चुकी है। युन ये जगह देख ही रही थी कि तभी उसे एक विंडो पर एक लड़की खड़ी हुई दिखाई देती है जो कि अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है और ये देखकर युन काफी डर जाती है। मगर अब तभी जुनही युन को अपने साथ अंदर ले जाता है और ये सब होते हुए देखकर सोमी युन से जलने लगती है क्योंकि सोमी जुनही को पसंद करती थी। अब सभी बच्चे अंदर आते समय अपने फोन से एक क्यूआर कोड को स्कैन करने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर युन जुनही की बातों की वजह से उस क्यूआर कोड को स्कैन करना भूल जाती है। यही इनके टीचर भी किसी से फोन पर बात नहीं कर पा रहे थे और न ही इस बिल्डिंग में नेटवर्क आ रहे होते हैं, जो देखकर अब टीचर जुनही के पास आते हैं और उसे क्लास प्रेसिडेंट होने के नाते सभी बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी देते हैं और कहते हैं कि मैं बाहर जाकर किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ और तब तक तुम सभी बच्चों के साथ रहना। इतना बोलकर टीचर यहाँ से चले जाते हैं। यही अब सारे बच्चे अपने फोन में नेटवर्क चेक करने लगते हैं, लेकिन किसी के फोन में भी नेटवर्क नहीं आते। यहाँ सभी लोग ये देख ही रहे थे कि तभी अचानक से यहाँ पर एक अजीब सी बेल बजती है और यहाँ की सारी लाइट्स बंद हो जाती हैं और तभी कोई अपने ऊपर व्हाइट शीट डालकर इन सभी लोगों के सामने आता है, जिससे ये सभी लोग काफी डर जाते हैं। लेकिन तभी इन सबको पता चलता है कि व्हाइट शीट के पीछे इनका एक क्लासमेट है जो कि काफी मजाकिया होता है और वो हमेशा ही सभी लोगों को हंसाने की कोशिश करता रहता है। अब यहाँ पर वो लड़का इन सभी को बताता है कि इस जगह पर एक लड़की ने सुसाइड कर लिया था और यहाँ पर उस लड़की का घोस्ट आज भी घूमता है, लेकिन उसकी बातें सुनकर कोई भी उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेता। इस तरफ जुवोन नाम का एक लड़का उसी गुंडे लड़के क्योंगजुन से अपने पैसे वापस मांगता है, लेकिन क्योंगजुन ये सुनकर गुस्से में आ जाता है और वो जुवोन और उसके दोस्त दाबम को लेकर एक जगह पर जाता है और दोनों को बुली करने लगता है। इस तरफ युन और उसकी दोस्त जंगवोन दोनों एक रूम में आ जाती हैं। यहाँ जंगवोन युन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट लाई थी जो कि वो चुपचाप युन के बैग में डाल देती है और फिर नॉर्मली युन से बातें करने लगती है। लेकिन तभी युन और बाकी स्टूडेंट्स के फोन में एक ऐप इंस्टॉल होने लगता है और युन ये देखकर हैरान रह जाती है और अपनी दोस्त से कहती है कि मैंने तो उस क्यूआर कोड को भी स्कैन नहीं किया था, तो मेरे फोन में ये ऐप इंस्टॉल क्यों हो रहा है। यहाँ ये दोनों अब अपना फोन चेक करती हैं और तभी इनके फोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है कि माफिया गेम अब शुरू होने वाला है और सभी लोग अपना अपना कैरेक्टर चेक कर लो। युन अपना कैरेक्टर चेक करती है और उसे इस गेम में सिटीजन के रूप में चुना गया था। यहाँ युन ये सब देख ही रही थी कि तभी इन्हें इस गेम के रूल दिखाए जाते हैं, जिनसे इन लोगों को पता चलता है कि इस गेम में हर किसी को कुछ कैरेक्टर दिए गए हैं, जैसे कि डॉक्टर, पुलिस, माफिया और सिटीजन, यानी कि एक सोसाइटी में रहने वाले लोग। और इस गेम में जिस किसी के पास भी डॉक्टर का कैरेक्टर आया हुआ है वो अपनी स्किल का यूज करके किसी भी मरते हुए इंसान को जिंदा कर सकता है और इसी तरह पुलिस का कैरेक्टर भी अपनी स्किल का यूज कर सकता है। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये गेम हर रोज सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक चलेगा और इसी बीच सभी लोगों को ये पता लगाना है कि इनके बीच में माफिया कौन है और फिर उसे वोट करना है और रात 12 बजे तक जिस किसी को भी सबसे ज्यादा वोट मिलेंगे तो उसे इस गेम में मार दिया जाएगा।
और जब वो इंसान मरेगा तो तभी उसका कैरेक्टर रिवील होगा। साथ ही इस गेम के रूल से इन्हें पता चलता है कि सभी लोग रात के 12 बजे के बाद ही सोने जा सकते हैं, लेकिन फिर जिस किसी को भी माफिया कैरेक्टर मिला होगा उसे सुबह 5 बजे से पहले किसी एक को मारना होगा जो कि इनकी टीम का ना हो। और इस गेम में 2 टीमें होती हैं, एक माफिया टीम और दूसरी टीम में डॉक्टर, पुलिस और सभी सिटीजन शामिल होते हैं। यहाँ इन्हें पता चलता है कि ये गेम तभी खत्म होगा जब माफिया टीम या फिर दूसरी टीम में से किसी एक टीम के सभी कैरेक्टर मर जाएंगे और फिर जीतने वाली टीम बाहर जा सकती है। यहाँ अब सभी स्टूडेंट्स को इस गेम के बारे में सब कुछ पता चल जाता है और सभी लोगों को ऐसा लगता है कि ये गेम बस ट्रिप को अच्छा करने के लिए बनाया गया है। इसी वजह से अब सभी लोग खुश होकर इस गेम को खेलने लगते हैं और शुरुआत में सोमी की टीम के सभी लोग उसी मजाकिया लड़के को वोट करने लगते हैं और कहते हैं कि हम पहले इसे ही आउट करते हैं क्योंकि इसने सभी को डराया था। और सोमी की बात बाकी सब भी मानते हैं और उसी लड़के को वोट करने लगते हैं। इस तरफ युन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसने इस गेम में साइन इन कब किया, क्योंकि उसने तो उस QR कोड को भी स्कैन नहीं किया था। यहीं जंगवोन भी एक चीज से परेशान थी। वो युन से कहती है कि हम लोग बिना इंटरनेट के ये गेम कैसे खेल पा रहे हैं। अब ये लोग इस जगह पर किसी को ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं ताकि ये लोग इस बारे में पता कर सकें। तभी इन लोगों के सामने क्लास प्रेसिडेंट जुनी आ जाता है और इन्हें बताता है कि हमारे टीचर के साथ साथ इस जगह का पूरा स्टाफ भी बाहर गया हुआ है और अब तक कोई भी वापस नहीं आया और इस पूरी बिल्डिंग में सिर्फ हम स्टूडेंट्स ही बचे हैं। ये जानकर अब ये लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी फोन यहाँ पर काम नहीं करता। और तभी इन सभी के पास एक मैसेज आता है जिसमें किसी ने युन को पूल के पास बुलाया था। अब यहाँ युन जंगवोन और जुनी के साथ पूल पर जाने लगती है, लेकिन तभी रास्ते में इन्हें जुवोन मिलता है जिसे क्योंगजुन और उसकी टीम ने काफी पीटा था। और जुवोन की हालत देखकर जुनही उसके साथ क्योंगजुन के पास जाता है जहाँ क्योंगजुन अभी भी दाबम को मार रहा था, जो देखकर अब जुनही क्योंगजुन पर चिल्लाने लगता है और उसे ऐसा करने से मना करता है। लेकिन ये देखकर क्योंगजुन का एक दोस्त जुनही को ही धमकाने लगता है और उससे लड़ाई करने की कोशिश करता है, मगर तभी जैन नाम का एक लड़का यहाँ पर आता है और वो क्योंगजुन के दोस्तों को जुनही से लड़ाई करने से रोक लेता है। इस तरफ युन पुल के पास आती है जहाँ पर वही लड़की सोमी और उसकी काफी सारी दोस्त युन का बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं। लेकिन ये देखकर जंगवोन को काफी अजीब लगता है और वो सोमी से कहती है कि तुम तो युन से बात भी नहीं करती थी, तो फिर आज तुम उसका बर्थडे सेलिब्रेट क्यों कर रही हो। इस पर सोमी कहती है कि मैं तो ये सब बस युन को खुश करने के लिए कर रही हूँ और अभी मेरे पास युन के लिए एक बर्थडे गिफ्ट भी है। ये बोलकर सोमी युन को पूल में धक्का दे देती है और यहाँ युन पूल में डूबने लगती है। युन किसी तरह से पूल से बाहर आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कोई लड़की पूल के अंदर युन का पैर खींचने लगती है और उसे पानी में डुबोने लगती है। मगर तभी यहाँ पर जुनी भी आ जाता है और वो बिना कुछ सोचे समझे ही पानी में कूद जाता है और किसी तरह से युन को पूल से बाहर ले आता है। फिर इसके कुछ देर बाद युन को जब होश आता है तो वो देखती है कि जुनही अभी भी उसके पास ही है। यहाँ अब युन जुनही से पूछती है कि जब तुम्हें पानी से डर लगता है तो तुमने मुझे क्यों बचाया। यहाँ हमें पता चलता है कि जुनही के साथ पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है जिस वजह से जुनही पानी में तैरने से काफी डरता है। अब यहाँ पर युन और जुनही बात कर ही रहे होते हैं कि तभी सोमी और उसके सारे फ्रेंड्स भी यहाँ पर आ जाते हैं और वो लोग युन से अपनी गलती के लिए माफी मांगते हैं। यहाँ पर युन बड़ी ही आसानी से उन्हें माफ कर देती है। इसके बाद सभी लोग यहाँ से अपने अपने रूम में जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि उसी लड़के योयुल को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इसी वजह से उसे अब एग्जीक्यूट कर दिया जा रहा है। यहाँ ये सभी लोग ये खबर सुनकर काफी खुश होते हैं और इन्हें लगता है कि अब वो लड़का इस गेम से बाहर हो जाएगा। लेकिन अब उस लड़के के सर में अजीब सा दर्द होने लगता है और फिर उस लड़के की आंखें पूरी वाइट हो जाती हैं और ऐसा लगता है कि उसे किसी ने पोजेस्ड कर लिया हो। यहाँ वो लड़का अब जोर जोर से अपना सर जमीन पर मारने लगता है, जो देखकर सभी लोग डर जाते हैं। तभी वो लड़का अपना सर दीवार पर मारता है और फिर एक खिड़की से कूदकर सुसाइड कर लेता है और इस तरह इस गेम में पहला प्लेयर एग्जीक्यूट हो जाता है। ये सब कुछ देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। इन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि उस लड़के के साथ अचानक से ऐसा क्या हुआ। अब तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और सभी लोगों को बताया जाता है कि वो लड़का एक सिटीजन था, यानी कि इन लोगों ने गलत इंसान के लिए वोट किया और माफिया की टीम अभी भी इन लोगों के बीच में छुपी हुई है। इसके बाद दोबारा से यहाँ पर एक बेल बजती है और सभी स्टूडेंट्स अपने आप ही यहाँ पर गिरते हैं और सो जाते हैं। फिर अगले दिन दोबारा से बेल बजती है और सभी लोगों को सुबह होश आ जाता है। इन सभी को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर अचानक से उनके साथ ये क्या होने लगा। यहाँ युन अब जल्दी से खिड़की के नीचे देखती है जहाँ उसी लड़के की डेड बॉडी अभी भी वहाँ पड़ी थी। अब इन सभी के फोन में एक नोटिफिकेशन आती है और फिर अनाउंसमेंट होती है और इन सबको पता चलता है कि कल रात को माफिया ने जुवोन को एग्जीक्यूट कर दिया और जुवोन जो कि मरा है वो खुद भी एक माफिया था। यहाँ अब इस गेम में एक सिटीजन और एक माफिया मर चुके होते हैं और फिर इन लोगों से कहा जाता है कि जल्द से जल्द माफिया को आइडेंटिफाई करो और फिर उसे वोट करके उसे एग्जीक्यूट कर दो।
ये सब सुनकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। तभी एक लड़का सबसे कहता है कि हमें इस जगह पर अनाउंसमेंट करने वाले को ढूंढना होगा ताकि हम लोग उससे पता कर सकें कि ये सब क्या हो रहा है। अब ये सभी लोग ब्रॉडकास्ट रूम को ढूंढने लगते हैं। तभी इन लोगों को बाथरूम में उसी लड़के जू वॉन की डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक माफिया था और उसे भी एक माफिया ने ही एग्जीक्यूट किया होता है। वहीं वो लड़का जेन अपनी टीम के साथ ब्रॉडकास्ट रूम में पहुंच जाता है, लेकिन उसे यहाँ पर कोई भी नहीं मिलता। इस तरफ यून जू वॉन का ब्लड छूकर देखती है और फिर सभी को बताती है कि जू वॉन की मौत अभी कुछ घंटों पहले ही हुई है, यानी कि हमारे जागने से कुछ समय पहले। और ये बात सुनकर अब जुनही सभी लोगों से तुरंत ही इस जगह से बाहर निकलने के लिए बोलता है। फिर ये सभी लोग इस जगह से जाने लगते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और इन सभी को बताया जाता है कि इस गेम को बाउंड्रीज के अंदर रहकर ही खेला जाएगा। यहाँ ये लोग देखते हैं कि इस बिल्डिंग के आसपास एक व्हाइट बाउंड्री बनी हुई है, जो कि इस गेम की बाउंड्री है। और जैसे ही ये सभी लोग उस बाउंड्री के पास आते हैं तो तभी इन सभी के फोन में वार्निंग मैसेज आने लगता है। और ये बात जानकर जुनही सभी को व्हाइट लाइन को पार करने से रोकता है, लेकिन यहाँ दो लड़के उसकी बात नहीं मानते और व्हाइट लाइन को क्रॉस कर जाते हैं। जिसके बाद फिर से यहाँ पर बेल बजती है और फिर ये दोनों लड़के भी पोजेस्ड होकर एक दूसरे को टक्कर मारने लगते हैं। और एक लड़के के मर जाने के बाद दूसरा लड़का भी एक पत्थर को अपने सर पर मारता है और अपनी जान ले लेता है, जो देखकर सभी लोग अब काफी डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि जो भी बाउंड्रीज को क्रॉस करेगा तो वो मर जाएगा। अब यहाँ दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और सभी को बताया जाता है कि जो दो लड़के रूल तोड़ने की वजह से मारे गए वो दोनों लड़के भी सिटीजन थे। अब यहाँ पर ये सभी लोग दोबारा से बिल्डिंग के अंदर आ जाते हैं और काफी परेशान होते हैं। इन्हें बाहर जाने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता। तभी उन नेटवर्क को ढूंढने के लिए बिल्डिंग की छत पर जाने लगती है। यहीं उसी गुंडे लड़के क्योंगजुन को इस बिल्डिंग के कैफेटेरिया की चाबियां दिखाई देती हैं और क्योंगजुन बिना किसी को बताए ही उन चाबियों को अपने पास रख लेता है। इस तरफ छत पर आने के बाद भी किसी के फोन में नेटवर्क नहीं आते, लेकिन अभी यून और जुनी को छत से काफी सारी व्हाइट लाइंस दिखाई देती हैं, जो कि काफी दूर तक जा रही थी। और ये देखकर अब जुनी सभी के पास आता है और उनसे कहता है कि अगर हम बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए पहाड़ पर चलें तो हमें आगे जाकर एक विलेज मिलेगा जहाँ पर लोग रहते हैं और वहाँ जाकर हम लोगों से मदद मांग सकते हैं। जुनी सभी लोगों को ये प्लान समझाता है और कहता है कि क्योंकि वो व्हाइट लाइंस पहाड़ के ऊपर भी जा रही हैं तो हम लोग आसानी से वहाँ जा सकते हैं। यहाँ यून भी जुनही के साथ पहाड़ पर जाने का फैसला करती है, क्योंकि ये सब यून का ही आइडिया था। लेकिन यहाँ जुनही उसे जाने से मना करता है ताकि यून पर कोई मुसीबत ना आए। और फिर इसके बाद ये सभी लोग टीम बनाकर बाउंड्रीज के अंदर रहकर आगे जाने लगते हैं। यहीं यून और जंगवुन वापस बिल्डिंग की तरफ जाने लगती हैं, लेकिन तभी यून को ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसे आवाज दी हो। यहाँ यून जंगवुन से पूछती है कि क्या तुमने मुझे आवाज दी। इस पर जंगवुन मना कर देती है। अब यून को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। इस तरफ जुनही और उसकी टीम पहाड़ पर चलने लगती है। वहीं बिल्डिंग में वापस आते समय यून को उसी लड़के की डेड बॉडी दिखाई देती है, जो कि अभी तक वहीं पर पड़ी हुई थी। इस तरफ वही लड़का क्योंगजुन उन्हीं चाबियों की मदद से कैफेटेरिया को खोल लेता है, जिसके अंदर काफी सारा खाने पीने का सामान था। वहीं यून जंगवुन से कहती है कि हमें सारे मरे हुए स्टूडेंट्स की डेड बॉडीज को फ्रीजर रूम में रख देना चाहिए ताकि हम उन्हें पुलिस के आने तक बचा पाएं। और ये सुनकर ये सभी लोग जुवोन की डेड बॉडी को बाथरूम से लेने आते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर जुवोन का फोन और एक फायर एक्सटिंग्विशर दिखाई देता है, जिस पर खून लगा हुआ था, जो देखकर यून समझ जाती है कि जुवोन को किसी ने इसी फायर एक्सटिंग्विशर से मारा है। साथ ही यहाँ पर यून जुवोन के हाथों को भी देखती है और जुवोन के हाथों पर किसी भी तरह के कोई निशान नहीं थे, जो देखकर यून को लगता है कि जिस किसी ने भी जुवोन को मारा है उसने जुवोन को बाथरूम से निकलते समय ही मारा होगा, क्योंकि जुवोन के हाथों पर किसी भी तरह के बचाव के निशान नहीं है। यहाँ पर यून जंगवोन को भी ये सारी बातें बताती है और कहती है कि अगर जुवोन गेम की वजह से मरा है तो उसे माफिया यानी कि उसकी टीम का ही कैसे मार सकता है। यह यून और जंगवोन को ये बात समझ नहीं आती कि आखिर माफिया होने के बाद भी जुवोन का मर्डर कैसे हो गया। वहीं दूसरी तरफ जुनही और उसकी टीम ऑलमोस्ट माउंटेन तक पहुंच ही जाते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर नाही नाम की एक लड़की का पैर स्लिप होता है और उसके काफी चोट लग जाती है। ये देखकर इन्हें लगने लगता है कि अब इन सभी लोगों को यहाँ से वापस लौटना होगा, लेकिन तभी सोमी किसी को भी यहाँ रुकने से मना करती है और वो सभी को पहाड़ पर जल्द से जल्द चढ़ने के लिए बोलती है। इस तरफ यून कुछ लोगों के साथ मिलकर सभी बॉडीज को फ्रीजर रूम में रखवा देती है और फ्रीजर रूम का टेम्परेचर काफी कम कर देती है ताकि ये बॉडीज खराब ना हो। तभी यहाँ पर दाबम यून और जंगवोन को बताता है कि मेरी फोन की बैटरी 56% पर आकर रुक गई है और ये खत्म हो ही नहीं रही। ये सुनकर जंगवोन भी अपना फोन चेक करती है और उसकी बैटरी भी 56% पर आकर रुक गई होती है और ये सारी चीजें इन्हें समझ नहीं आती। इसके बाद यून वापस आने लगती है, तभी उसे फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है, जो सुनकर यून तुरंत ही बिल्डिंग के बेसमेंट में जाने लगती है। और यहाँ पर बिल्डिंग के बेसमेंट में यून को एक अजीब सा रूम दिखाई देता है और साथ ही कोई लड़की उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है, लेकिन यून जैसे ही पीछे मुड़ती है तो वो अचानक से वहाँ से गायब हो जाती है।
फिर यून आगे बढ़ती है और उसे यहाँ पर एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर कंप्यूटर्स और टेलीफोन रखे होते हैं, लेकिन यहाँ पर सब कुछ बंद होता है। इसके बाद यून जैसे ही उस कमरे से बाहर निकलती है तो सब कुछ अचानक से चालू हो जाता है और उन स्क्रीन में पूरी बिल्डिंग में लगे हुए सीसीटीवी फुटेज चलने लगती है। इसके बाद यून जंगवॉन के पास वापस आ जाती है। यहाँ जंगवॉन यून को बताती है कि मैंने मरने वाले स्टूडेंट्स के फोन को ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उनके मरने के बाद उनका फोन भी ऑन नहीं हो रहा। इससे ये दोनों समझ जाती हैं कि जो भी प्लेयर एग्जीक्यूट हो जाएगा तो उसका फोन काम करना बंद कर देगा। यहाँ अब यून जंगवॉन को बता देती है कि मुझे यहाँ पर बार बार कोई लड़की दिखाई दे रही है। यून कहती है कि कहीं उस लड़के योयुल की कहानी सच तो नहीं, शायद सच में यहाँ पर एक लड़की ने सुसाइड किया था और मुझे उसका घोस्ट ही दिखाई दे रहा है जो कि इस जगह पर अभी भी मौजूद है। लेकिन ये सुनकर जंगवॉन यून से इन बातों पर विश्वास करने से मना करती है और कहती है कि ये सब बस तुम्हारा वहम है और कुछ भी नहीं। इस तरफ जुनही भी अपनी टीम के साथ पहाड़ पर चढ़ी रहा था, लेकिन तभी इनके आगे व्हाइट लाइन खत्म हो जाती है और फिर ये सभी लोग चारों तरफ देखने लगते हैं। यहाँ पर एक लड़का अपने कैमरे को जूम करके 2 इंसानों की फोटो क्लिक करता है और वो सभी लोगों को उन्हें दिखाता है। सभी लोग उन आदमियों को जोर जोर से आवाज देने लगते हैं, लेकिन वो आदमी इनकी बात को सुन भी नहीं पाते। तभी वो लड़का गौर से उस पिक्चर को देखता है और जुनही को बताता है कि इस पिक्चर में न ही तो वो आदमी मूव हो रहे हैं और न ही बर्ड्स मूव हो रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नकली हो। इस तरफ किम डोम नाम का एक लड़का और सोमी दोनों आगे जाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन तभी किम डोम का पैर फिसलता है और वो लाइन के बाहर गिरने लगता है। यहाँ वो सोमी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन सोमी उससे अपना हाथ छुड़ा लेती है और वो बाउंड्रीज के बाहर गिर जाता है। जिसके बाद फिर से एक अनाउंसमेंट होती है और सभी को बताया जाता है कि किम डोंग ने रूल तोड़े हैं और इसी वजह से उसे अब एग्जीक्यूट किया जा रहा है। और इस अनाउंसमेंट के बाद उस लड़के की आंखें भी व्हाइट हो जाती हैं और वो लड़का अपने हाथों से ही अपनी आंखें निकाल लेता है और फिर वो एक पेड़ के पास जाकर गिरता है और वहीं मर जाता है। ये देखकर सभी लोग अब काफी डर जाते हैं। इस तरफ बिल्डिंग में सभी लोगों को पता चलता है कि किम डोंग जो कि मरा है वो भी सिटीजन था। अब कुछ समय बाद बाकी सभी लोग दोबारा से बिल्डिंग में आ जाते हैं। यहाँ पर सभी लोग जुनही से पूछते हैं कि आखिर किम डोंग कैसे मर गया। इस पर सोमी इन सभी को बताती है कि किम डोंग और मैं व्हाइट लाइन को चेक कर रहे थे, लेकिन तभी किम डोंग का पैर फिसला और वो बाउंड्रीज के बाहर चला गया और मर गया। ये सुनकर क्योंगजुन जुनही पर चिल्लाने लगता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम ही सभी को लेकर पहाड़ के ऊपर गए थे। यहाँ अब सभी लोग जुनही को ही इसका जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर इसके बाद जुनही इन सभी को बताता है कि इस जगह से बाहर निकलने का अब कोई भी रास्ता नहीं है और हम सभी लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और अब जब ये गेम खत्म होगा तो तभी हम यहाँ से निकल पाएंगे। ये सब सुनकर यून अब काफी उदास हो जाती है और फिर वो जंगवॉन से कहती है कि किम डोंग की जान मेरी वजह से ही गई है, क्योंकि बाहर जाने का आइडिया जुनही को मैंने ही दिया था। लेकिन जंगवॉन यून को समझाती है और कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है और तुम्हारी वजह से कोई भी नहीं मरा, तो खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। वहीं जुनही भी एक रूम में अकेला बैठा हुआ था, तभी उसके पास रखा हुआ फोन अचानक से रिंग करने लगता है। जुनही जल्दी से फोन को उठाता है, लेकिन उसे किसी की भी आवाज सुनाई नहीं देती। फिर कुछ समय बाद यून और जंगवॉन भी जुनही को उसी रूम में फोन्स को तोड़ता हुआ देखती हैं और साथ ही इन्हें भी फोन के रिंग होने की आवाज सुनाई देती है। ये सुनकर यून भी एक फोन को उठाती है और बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जुनही उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि ये सब फेक है और असल में तो किसी भी टेलीफोन के वायर कनेक्ट है ही नहीं और ये रिंग बस हमारा ध्यान भटकाने के लिए बजाई जा रही है। ये सुनकर यून काफी हैरान रह जाती है। तभी जंगवॉन भी यहाँ पर रखी हुई सारी फाइल्स को देखती है, लेकिन उनके अंदर कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं होता, जिससे ये लोग समझ जाते हैं कि इस जगह को गेम खेलने के लिए ही बनाया गया है। इस तरफ वही लड़का क्योंगजुन भी दोबारा से दाबम को अपने पास बुलाता है और उससे इस गेम के बारे में पूछता है। इस पर दाबम इन्हें बताता है कि ये गेम माफिया गेम है जो कि हम लोग पहले भी खेल चुके हैं और इस गेम के अंदर हमारा कोई एक कैरेक्टर चुना जाता है और हमें अपने कैरेक्टर को सभी से छुपाना होता है, लेकिन अगर हमारा मन करे तो हम किसी को भी बता सकते हैं कि हम कौन हैं। साथ ही दाबम क्योंगजुन को ये भी बताता है कि इस गेम में पुलिस, डॉक्टर और सिटीजन एक ही टीम में होते हैं और दूसरी टीम में माफिया होते हैं और जब किसी टीम के सभी कैरेक्टर मर जाते हैं तो ये गेम खत्म हो जाता है। ये सुनकर क्योंगजुन का दोस्त अब एक एक करके सभी लोगों को मार डालने के लिए कहता है, लेकिन तभी उसका दोस्त उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि तुम बस एक सिटीजन हो और तुम माफिया को वोट करके ही उसे मार सकते हो। ये सुनकर क्योंगजुन का दोस्त इनसे कहता है कि हम खुद ही उनसे पूछ लेते हैं कि कौन कौन माफिया है, लेकिन क्योंगजुन इन्हें बताता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हमें कोई भी नहीं बताएगा कि वो माफिया है। इस तरफ बाकी सारे स्टूडेंट्स भी काफी परेशान हो रहे होते हैं और वो लोग आपस में ही बातें करते हैं कि आखिर माफिया कौन हो सकता है और इन्हें आज रात को किसे वोट करना चाहिए। यहाँ ये सोचकर अब सारे स्टूडेंट्स एक प्लान बनाते हैं और सभी लोग एक जगह ही सोने की बात करते हैं। इस तरफ वही लड़का जैन भी अब नाही की चोट पर पट्टी करता है और तभी नाही जैन से कहती है कि अगर मैं उस दिन चोट लगने के बाद सभी को आगे जाने से रोक लेती तो शायद अभी किम डोंग बच जाता। ये सुनकर जैन उसे समझाता है और कहता है कि इसके अंदर तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है।
तो तुम अपने आप को दोषी मत ठहराओ। यही जेन और नाही आपस में प्रॉमिस करते हैं और कहते हैं कि हम एक दूसरे को कभी भी कुछ नहीं होने देंगे। इस तरफ युन, जुनही और जंगवुन तीनों ये सोचते हैं कि आखिर ये गेम किसने बनाया होगा और वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ जुनही इन दोनों से कहता है कि मुझे लगता है कि इस गेम को कंट्रोल करने वाला तभी यहाँ पर आता होगा जब हम सभी लोग सो जाते हैं। यहाँ युन भी जुनही से कहती है कि जब हम सभी स्टूडेंट्स ही इस गेम को खेल रहे हैं तो फिर जुवोन को भी तो हम में से ही किसी एक ने मारा होगा। आखिर हम लोगों में से कोई ऐसा कैसे कर सकता है। इस तरफ बाकी सारे लोग भी जुवोन को मारने वाले के बारे में ही सोच रहे थे और तभी इन लोगों के बीच में बहस होने लगती है और ये लोग एक दूसरे को ही कहने लगते हैं कि तुम शायद माफिया हो और तुम हमसे अपनी असली पहचान छुपा रहे हो। यहाँ सोमी भी युनहा नाम की एक लड़की पर इल्जाम लगाती है और उससे कहती है कि मुझे तुम माफिया लगती हो, इसीलिए तो तुमने सबसे पहले उसी लड़के को वोट कर दिया था। ये सुनकर युनहा भी गुस्से में आ जाती है और वो सोमी से कहती है कि मुझे पता है तुमने जानबूझकर किम डोंग से अपने हाथ छुड़ाए थे और उसे धक्का देकर बाउंड्रीज के बाहर गिरा दिया था, तो हो सकता है कि तुम ही असली माफिया हो। ये सुनकर सोमी सबसे कहती है कि मैंने उस समय किम डोंग को बचाने की कोशिश की थी लेकिन मैं उसे नहीं बचा पाई और मैंने उसे धक्का नहीं दिया था। यहाँ पर अब ये सभी लोग आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं और एक दूसरे को ही माफिया समझते हैं। इस तरफ क्योंगजुन फिर से दाबम को मारने लगता है और उसका फोन भी उससे छीन लेता है। यहाँ पर क्योंगजुन उसके फोन से उसी को ही वोट करने की कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और वोट फेल हो जाता है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि कोई भी दूसरा इंसान किसी दूसरे प्लेयर के फोन से वोट नहीं कर सकता। इस तरफ जेन, नाही और बाकी सभी लोग अब जुनही के पास आते हैं और जुनही से पूछते हैं कि आखिर हमें आज रात किसे वोट देना चाहिए। इस पर जुनही इन सभी से कहता है कि हम अभी किसी को भी वोट नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने किसी को भी वोट किया तो वो मर जाएगा। ये सुनकर एक लड़का जुनही से कहता है कि अगर हम लोग वोट नहीं देंगे तो ये गेम कभी भी खत्म नहीं होगा। लेकिन अब युन भी जुनही का साथ देती है और आज किसी को भी वोट देने से मना करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंगजुन दाबम के हाथ से ही उसी को वोट करवाने की कोशिश करता है लेकिन इस बार भी वो दाबम के फोन से उसे वोट नहीं कर पाता। अब तभी यहाँ पर जुनही और बाकी सभी लोग भी आ जाते हैं और जुनही क्योंगजुन को दाबम को परेशान करने से दोबारा से रोकने लगता है। फिर ये सभी लोग दाबम को अपने साथ लेकर जाने लगते हैं लेकिन तभी क्योंगजुन गुस्से में इन लोगों के ऊपर सामान फेंकने लगता है जो देखकर अब जेन को गुस्सा आ जाता है और वो क्योंगजुन और उसकी पूरी गैंग को अकेले ही मारने लगता है। यहाँ जेन अपने मार्शल आर्ट मूव की मदद से इन लोगों को बड़ी ही आसानी से पीट देता है और क्योंगजुन से कहता है कि अब तुम वही करोगे जो हम कहेंगे। ये सुनकर अब क्योंगजुन को और भी गुस्सा आता है और वो एक सीजर से जेन पर हमला करने लगता है मगर तभी जुनही और युन बीच में आ जाते हैं और वो क्योंगजुन को रोक लेते हैं। यहाँ पर अब युन क्योंगजुन से कहती है कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो हम लोग तुम्हारी इस हरकत के बारे में बाकी स्टूडेंट्स को भी बता देंगे और फिर सभी लोग मिलकर तुम्हें ही वोट देंगे और तुम यहाँ पर मर जाओगे। ये सुनकर अब क्योंगजुन डर जाता है और शांत होकर इनकी बात मान लेता है। इसके बाद जुनही सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन सभी से कहता है कि आज रात हम किसी को भी वोट नहीं करेंगे और हो सकता है कि हमारे ऐसा ना करने की वजह से आज कोई भी ना मरे। लेकिन इस पर एक लड़की जुनही से कहती है कि अगर किसी ने चुपके से एक वोट दे दिया तो क्या होगा। ये सुनकर जुनही सबसे कहता है कि हम लोगों को अपने अपने फोन्स को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ताकि कोई भी किसी को भी वोट ना कर पाए। लेकिन जुनही की इस बात पर कोई भी राजी नहीं होता और सभी अपना फोन देने से मना करने लगते हैं। मगर तभी क्योंगजुन सामने आता है और कहता है कि जुनही सही कह रहा है और मैं उसके प्लान से एग्री करता हूँ। हमें अपने फोन्स को एक जगह पर इकट्ठा करना होगा ताकि कोई भी किसी को भी वोट ना दे पाए। यहाँ क्योंगजुन के डर की वजह से अब कोई भी इस बात को मना नहीं कर पाता और क्योंगजुन सभी के फोन्स को एक बकेट में इकट्ठा कर लेता है। फिर ये सभी लोग 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। साथ ही इन सभी को ऐसा करके डर भी लग रहा होता है। इसके बाद जब 12 बजते हैं तो यहाँ पर कोई भी बेल नहीं बजती और कोई भी प्लेयर एग्जीक्यूट नहीं होता जो देखकर सभी लोग खुश होने लगते हैं। मगर फिर एक अनाउंसमेंट होती है और फिर सभी से तुरंत ही माफिया को पहचान कर उसे वोट देने के लिए कहा जाता है। ये सुनकर अब 2 लड़कियां घबरा जाती हैं और वो बकेट की तरफ जाने लगती हैं मगर जुनही उन्हें वोट देने से रोकने लगता है। लेकिन वो लड़कियां जुनही से कहती हैं कि अगर हमें कुछ हुआ तो तुम ही उसके जिम्मेदार होगे। यहाँ पर ये लोग ये बातें कर ही रहे थे कि तभी एक लड़की बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से नीचे गिरती है और तभी अनाउंसमेंट होती है कि वोट न देने की वजह से अब लोगों को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिर एक और लड़का नीचे गिरकर यहाँ मर जाता है। ये देखकर अब क्योंगजुन तुरंत ही अपनी जेब से फोन निकालता है और हमें पता चलता है कि सबके फोन कलेक्ट करते समय क्योंगजुन ने अपना फोन चुपके से अपने पास ही रख लिया था। यह अब क्योंगजुन का दोस्त क्योंगजुन के पास फोन को देखता है और अब वो भी अपना फोन लेने लगता है। यहीं अब एक एक करके सभी स्टूडेंट्स इस गेम से एग्जीक्यूट होने लगते हैं जो देखकर बाकी सारे स्टूडेंट्स काफी घबरा जाते हैं और वो लोग भी बकेट के अंदर से अपना फोन निकालने की कोशिश करने लगते हैं। मगर तभी एक लड़का बकेट को फेंक देता है जिससे सारे फोन जमीन पर फैल जाते हैं। अब सभी लोग अपना अपना फोन ढूंढने लगते हैं।
इस तरफ एक लड़की भी एग्जीक्यूट हो जाती है और वो भी पोजेस्ड होकर बिजली के तारों को अपने मुंह में डाल लेती है और यहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। सभी लोग अब बुरी तरह से अपने अपने फोन लेने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। फिर यहाँ पर एक और लड़की भी वोट ना देने की वजह से एग्जीक्यूट होती है और एक स्टिक को अपने गले में घुसाकर सुसाइड कर लेती है। यही वो लड़का जेन भी अपना फोन ढूंढ रहा था, लेकिन तभी क्योंगजुन को जेन का फोन मिल जाता है और वो जेन से बदला लेने के लिए उसके फोन को एक टेबल के नीचे फेंक देता है। यही सोमी को भी अपना फोन मिल जाता है और सोमी उसी लड़की युनहा को वोट कर देती है क्योंकि सोमी की युनहा से लड़ाई हो चुकी थी। यहाँ पर युनहा को भी अपना फोन मिल जाता है और युनहा सोमी को वोट करती है। यही अब बाकी सभी लोग सोमी की वजह से युनहा को ही माफिया समझते हैं और फिर सभी लोग युनहा को ही वोट देने लगते हैं। इस तरफ सोमी जुनही को भी उसका फोन लाकर देती है और उसे जल्द से जल्द वोट करने के लिए बोलती है ताकि वो एग्जीक्यूट ना हो। यही जंगवुन भी युन का फोन ढूंढ लेती है और उसे उसका फोन लाकर देती है और कहती कि सबने युनहा को वोट किया है, इसीलिए तुम भी उसे ही वोट कर दो। मगर युन ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर हम सभी लोगों ने युनहा को वोट दिया तो वो तो मर जाएगी, इसीलिए अब हम सभी लोगों को वोट बांट लेने चाहिए। इतना बोलकर युन जंगवुन और दाबम से एक दूसरे को वोट करने के लिए कहती है और खुद जुनही को वोट करती है और जुनही युन को वोट करता है। इस तरह इनका वोट किसी भी मेजोरिटी की तरफ नहीं जाता। यही जेन को भी अभी तक अपना फोन नहीं मिला था और यहाँ वही लड़की नाही जेन की मदद करती है ताकि वो जेन को एग्जीक्यूट होने से बचा सके। लेकिन अब काफी देर हो जाती है और जेन भी एग्जीक्यूट होता है और वो अपने आप को फांसी लगाकर कर लेता है, जो देखकर जुनही अब पूरी तरह से टूट जाता है और रोने लगता है। वो फिर से इन सारी मौतों का जिम्मेदार खुद को ही समझ रहा था। इसके बाद फिर से अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है कि युनहा जो कि एक सिटीजन है उसे ही सबसे ज्यादा वोट मिले हैं, इसी वजह से अब युनहा को एग्जीक्यूट किया जा रहा है। ये सुनकर अब युनहा काफी रोती है और सबसे कहती है कि मैंने सबसे कहा था कि मैं सिटीजन हूँ, मैं कोई माफिया नहीं हूँ, लेकिन तुम सभी लोगों ने मुझे माफिया समझा। यहाँ पर युनहा अब रोते हुए यहाँ से चली जाती है। तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और कहा जाता है नाइट हैज कम और तभी सारे स्टूडेंट्स यहीं पर गिरते हैं और सो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि रात के समय में कोई लड़का किसी लड़की का गला दबाकर उसे मार देता है। फिर इसके बाद सुबह होती है और सभी लोगों को होश आ जाता है। मगर यहाँ पर मीना नाम की लड़की जब अपनी दोस्त को उठाती है तो वो नहीं उठती और फिर सभी लोग देखते हैं कि किसी ने उसका गला दबाकर उसे मार दिया है। तभी अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि जो लड़की अभी मरी है उसे रात में एक माफिया ने मारा है और ये मरने वाली लड़की भी एक सिटीजन थी। यहाँ अनाउंसमेंट में ये बात भी कही जाती है कि डॉक्टर को अपनी पावर का यूज करना चाहिए था क्योंकि वो अपनी पावर का यूज करके किसी को भी मरने से बचा सकता है। लेकिन अब इन लोगों को ये पता नहीं होता कि आखिर इन लोगों में से डॉक्टर कौन है और वो अपनी आइडेंटिटी सबसे क्यों छुपा रहा है। यहाँ पर अब मीना अपनी दोस्त के मरने से काफी ज्यादा दुखी हो जाती है और वो क्लास प्रेसिडेंट जुनही से कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है क्योंकि तुमने ही सभी लोगों को वोट देने से मना किया था। साथ ही अब कुछ लोग क्योंगजुन पर भी इस सब का इल्जाम लगाने लगते हैं, लेकिन यहाँ क्योंगजुन इन सब से कहता है कि इसमें मेरा कोई भी हाथ नहीं है और मुझे ऐसा करने के लिए जुनही ने ही किया था, ये सब कुछ जुनही की वजह से ही हुआ है। यहाँ जुनही इन सारी चीजों से काफी दुखी हो जाता है और यहाँ से चला जाता है। जुनी गिल्ट की वजह से बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाला था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। यही अब क्योंगजुन आज सभी लोगों को जुनी को वोट देने के लिए भड़काता है और कहता है कि उसकी वजह से ही इतने सारे लोग मारे गए हैं। लेकिन अब तभी जंगवुन क्योंगजुन से कहती है कि तुम भी तो जुनी के साथ थे, तो अब तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। इस पर क्योंगजुन सबसे कहता है कि मैं किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकता, इसीलिए बस मैं अपने तरीकों से ये गेम खेलूंगा। यही अब युन भी यहाँ पर आ जाती है और वो सभी लोगों को शांत करा देती है और कहती है कि हमें सबसे पहले मरे हुए लोगों की बॉडीज को फ्रीजर रूम में रखना चाहिए ताकि हम उन्हें सेफ रख पाएं। लेकिन कोई भी युन की बात नहीं सुनता और क्योंगजुन भी यहाँ से जाने लगता है। तभी युन क्योंगजुन को रोकती है और कहती है कि तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। यहाँ एक लड़का भी क्योंगजुन से यही बात बोलता है। तभी क्योंगजुन को गुस्सा आता है और वो उस लड़के को मारने आने लगता है, मगर जंगवुन और सोमी बीच में आकर उसे रोक लेती हैं और फिर क्योंगजुन गुस्से में यहाँ से चला जाता है। फिर ये सभी लोग मिलकर मरे हुए लोगों की बॉडीज को फ्रीजर रूम में ले जाने लगते हैं। जुनही भी इस काम में इनकी हेल्प करता है। इसके बाद जुनही इतने सारे लोगों को मरा हुआ देखकर काफी दुखी होता है और उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये सभी लोग उसी की वजह से मरे हैं। मगर युन जुनही को समझाती है और कहती है कि इस गेम में लोग मरते ही रहेंगे, इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस गेम को रोकने के बारे में पता करना होगा। ये बात सुनकर जुनही यहाँ से चला जाता है। फिर युन भी यहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर कुछ सामान गिरता है और युन ये देखने लगती है। तभी उसे यहाँ पर एक छोटी सी विंडो दिखाई देती है जिसके अंदर एक रास्ता बना हुआ था। युन ये देख ही रही थी कि तभी एक लड़की उसी विंडो के अंदर से निकलती है, जो देखकर युन काफी डर जाती है और चिल्लाने लगती है। ये सुनकर जुनही तुरंत ही युन के पास आता है और उसे उसकी दवाई देने लगता है क्योंकि युन को अस्थमा होता है।
इसके बाद युन यहीं पर बेहोश हो जाती है और फिर जब युन को होश आता है तो तब उसके पास वही लड़की नाही बैठी होती है जिसके पैर में चोट लग गई थी। यहाँ अब युन उठकर नाही के पैर पर पट्टी करने लगती है और ये देखकर नाही को जेन की याद आने लगती है। नाही जेन को याद करके काफी रोती है। यही जुनही और बाकी सभी लोग अब आपस में बात करते हैं कि आखिर इन सभी लोगों में से डॉक्टर और पुलिस कौन है और वो अपनी स्किल का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे। यहाँ अब सभी लोग एक लड़के यूजुन को डॉक्टर समझते हैं क्योंकि उसे चोट लगने के बाद भी उसकी चोट काफी जल्दी ठीक हो गई थी। मगर यूजुन इन सब से मना करता है और कहता है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। यही अब मीना भी सोमी से कहती है कि जब तुम्हें पता नहीं था कि यूना एक माफिया है या फिर नहीं तो तुमने सभी लोगों से उसे वोट क्यों दिलवाया। इस पर सोमी मीना से कहती है कि मैंने ये सब इसलिए किया था क्योंकि यूना भी मुझे ही वोट करने वाली थी। यहाँ अब सोमी मीना से भी कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम ही शायद माफिया हो और तुमने ही रात में अपनी दोस्त को मार दिया है। यहाँ दोबारा से इन लोगों में बहस होने लगती है। तभी क्योंगजुन इन दोनों को शांत करा देता है। तभी एक लड़का वूराम क्योंगजुन से कहता है कि जब जुन्ही के कहने पर सभी लोगों ने अपने फोन रख दिए थे तो तुमने अपना फोन क्यों नहीं रखा और फिर तुमने ही सभी लोगों को फोन रखने के लिए क्यों कहा। यहाँ वूराम कहता है कि हो सकता है कि तुम ही माफिया हो। ये सुनकर अब क्योंगजुन वूराम पर ही इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि मुझे पता है तुम ही माफिया हो। यहाँ क्योंगजुन को गुस्सा आता है और वो अपना वोट वूराम को ही दे देता है और साथ ही क्योंगजुन के दोनों दोस्त भी वूराम को ही वोट कर देते हैं। फिर क्योंगजुन सभी लोगों से कहता है कि मैं जानता हूँ वूराम एक माफिया है और अब सभी लोगों को इसे ही वोट देना होगा। इतना बोलकर क्योंगजुन यहाँ से जाने लगता है। यहाँ क्योंगजुन का एक दोस्त उससे कहता है कि अगर इन सभी लोगों को तुम गलत लगे और इन्होंने तुम्हें ही वोट कर दिया तो तुम मर भी सकते हो। और क्योंगजुन भी इस बात को समझ गया होता है। इस तरफ मीना भी वूराम को वोट दे देती है और उसे ऐसा लगता है कि क्योंगजुन सच बोल रहा है। वहीं क्योंगजुन भी अपने आप को बचाने के लिए 3 और लड़कों को खाने का लालच देता है और उन्हें अपने साथ मिला लेता है। यहीं अब युन को भी ये बात पता चलती है कि क्योंगजुन की वजह से ही सभी लोग वूराम को वोट दे रहे हैं। इस तरफ क्योंगजुन उन्हीं तीनों लड़कों को कैफेटेरिया में लेकर आता है और उन तीनों को काफी सारा खाना खिलाता है और फिर उनसे वूराम को वोट करने के लिए बोलता है। यहाँ अब वो तीनों लड़के क्योंगजुन की तरफ आ जाते हैं और वूराम को वोट कर देते हैं। और ये देखकर अब वूराम को भी काफी गुस्सा आता है और वूराम जुनी और बाकी सभी लोगों से कहता है कि हमें क्योंगजुन को वोट करना चाहिए, नहीं तो वो कल मेरे मरने के बाद तुम लोगों के साथ भी ऐसा ही कर सकता है। यहाँ इन लोगों को वूराम की बात बिल्कुल सही लगती है और अब युन और बाकी कुछ लोग भी क्योंगजुन को वोट कर देते हैं। अब बस कुछ और लोग ही वोटिंग के लिए बचे होते हैं। इसके बाद युन जंगवोन और नाही के साथ मिलकर उसी विंडो के पास जाती है जहाँ पर उसे उस लड़की का घोस्ट दिखाई दिया था। यहाँ अब युन उस रास्ते पर जाने लगती है। युन उस अजीब से रास्ते पर चल ही रही थी कि तभी यहाँ की छत टूटती है और युन एक दूसरे फ्लोर पर आकर गिरती है, जिसके बाद युन दोबारा से उठकर आगे बढ़ने लगती है। तभी उसे यहाँ पर एक रूम दिखाई देता है जहाँ पर कंप्यूटर्स में सीसीटीवी की फुटेज चल रही थी और फिर अचानक से उसकी स्क्रीन भी बदल जाती है। ये देखकर युन को कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर वो कहाँ आ गई है। इस तरफ जंगवोन युन को काफी आवाजें देती है लेकिन युन को जंगवोन की कोई भी आवाज नहीं आती, जो देखकर अब जंगवोन खुद ही अंदर जाकर युन को ढूंढने का फैसला करती है और फिर वो अंदर आकर उसे ढूंढने लगती है। इस तरफ युन को एक और इंसान भी दिखाई देता है और युन उसका पीछा करने लगती है। युन उसका पीछा करते हुए एक अजीब सी जगह में पहुंच जाती है जो देखने में बिल्कुल भूल भुलैया की तरह लग रही थी और यहाँ के सभी रास्ते बिल्कुल एक बराबर और अनंत थे, जो देखकर युन काफी डर जाती है। वो अपनी दोस्तों को मैसेज करती है लेकिन अब उसका मैसेज भी किसी के पास डिलीवर नहीं होता। इस तरफ जंगवोन युन को काफी ढूंढती है लेकिन उसे युन कहीं नहीं मिलती। वहीं दूसरी तरफ सोमी यूजन और उसकी गर्लफ्रेंड को भी क्योंगजुन को वोट देने के लिए बोलती है लेकिन इन दोनों में से कोई भी इनकी बातों पर राजी नहीं होता, जो देखकर अब वूराम काफी उदास हो जाता है। इस तरफ युन को इस जगह से बाहर निकलने का कोई भी रास्ता दिखाई नहीं देता लेकिन तभी उसे एक कमरे से टेलीफोन की आवाज आती है, जो सुनकर युन तुरंत ही उस रूम में जाती है और फोन पर बात करने की कोशिश करती है लेकिन फोन के दूसरी तरफ कोई भी नहीं होता। इसके बाद युन इस घर में घूमने लगती है और तभी उसे यहाँ पर रखी हुई एक एल्बम दिखाई देती है जिसके अंदर काफी अलग अलग क्लास के बच्चों की फोटोज थी और साथ ही यहाँ पर युन के क्लास के बच्चों की भी एक फोटो मौजूद होती है जिसमें युन को वो लड़की भी दिखाई देती है जो कि उसे इस जगह पर बार बार दिखाई दे रही है। यहाँ इस फोटो में बस उस लड़की के मुंह को छोड़कर बाकी सभी के मुंह ब्लर हो चुके थे, जो चीज युन को काफी अजीब लगती है। इस तरफ जंगवोन उसी विंडो के अंदर का सारा रास्ता घूम लेती है लेकिन उसे युन कहीं भी नहीं मिलती और न ही उसे वो टूटी हुई छत दिखाई देती है जिससे युन नीचे गिरी थी। इस तरफ युन अब उस फोटो को अपने पास ही रख लेती है और फिर इस कमरे में बने हुए एक खुफिया रास्ते से वापस आने लगती है। वहीं दूसरी तरफ क्योंगजुन मीना से बात करता है और कहता है कि अब तो हम दोनों एक ही टीम में हैं और हमने वूराम को ही वोट दिया है तो तुम उसे मेरे पास ले आओ। ये सुनकर अब मीना वूराम से झूठ बोलती है और कहती है कि तुम्हें यूजुन ने वोट देने के लिए बुलाया है। ये कहकर मीना वूराम को अकेले ही क्योंगजुन के पास लेकर आती है
और तभी क्योंगजुन और उसके दोस्त वूराम पर हमला करते हैं और उसे मारने लगते हैं। यही जुनही और सोमी अब वूराम को हर जगह ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें वूराम कहीं भी नहीं मिलता। इस तरफ क्योंगजुन वूराम को काफी बुरा मारता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें सबको बताना होगा कि तुम ही माफिया हो, ताकि सभी लोग तुम्हें ही वोट करें। यही सूजुन और उसकी गर्लफ्रेंड जीसू क्योंगजुन को वोट करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वूराम माफिया नहीं है। लेकिन तभी मीना उन्हें वोट देने से रोकती है और कहती है कि 12 बजने में अभी काफी समय है, तो तुम्हें अभी थोड़ा और सोचना चाहिए। यहाँ मीना ये सब बस इसीलिए कर रही होती है क्योंकि वो अब क्योंगजुन के साथ मिल चुकी है। इस तरफ जंगवोन भी अब उस रास्ते से वापस आ जाती है और उसे युन के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसी वजह से अब जंगवोन नाही के साथ मिलकर युन को ढूंढने जाने लगती है, लेकिन तभी युन भी उसी रास्ते से यहाँ पर आ जाती है। फिर यहाँ युन इन दोनों को सारी बातें बताती है और कहती है कि मैं अचानक से 2nd फ्लोर पर पहुंच गई थी, जहाँ पर मुझे एक सीसीटीवी रूम मिला और वहाँ के रास्ते भी काफी अजीब थे। यहाँ इन तीनों को एक बात समझ नहीं आती कि युन 2nd फ्लोर पर कैसे पहुंच गई, क्योंकि वो तो नीचे की तरफ गिरी थी। फिर यहाँ पर युन जंगवोन को वही फोटो भी दिखाती है जो कि वो उसी रूम से लाई थी, और जब जंगवोन उस फोटो को देखती है तो वो युन से कहती है कि ये तो मेरे स्कूल के बच्चे हैं, लेकिन इनमें इनके फेस ब्लर क्यों हैं। इस पर युन अब इन दोनों को बताती है कि ये लड़की जो फोटो में है मैंने उसे यहाँ पर देखा है और मुझे लगता है कि यही वो घोस्ट है जो कि मुझे बार बार दिख रही है। ये तीनों यहाँ पर बातें कर ही रही थी कि तभी जुनही यहाँ पर आ जाता है और इन्हें वूराम के गायब होने के बारे में बताता है और उसे ढूंढने के लिए कहता है। इस तरफ क्योंगजुन अब वूराम को और भी ज्यादा टॉर्चर करता है और उससे कहता है कि तुम सबसे बोल दो कि तुम ही माफिया हो। इस तरफ जुनही, युन और बाकी सभी लोग वूराम को ढूंढ ही रहे थे कि तभी इन्हें अनाउंसमेंट सुनाई देती है जो कि ब्रॉडकास्ट रूम से वूराम ही कर रहा था। और अब वूराम इन सबसे कहता है कि मैं माफिया की टीम से हूँ और मैं भी माफिया हूँ और मैंने ही रात में मीना की गर्लफ्रेंड को मारा था। यहाँ वूराम की ये सारी बातें सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। फिर सभी लोग जल्दी से ब्रॉडकास्ट रूम में आने लगते हैं, लेकिन यहाँ पर क्योंगजुन ब्रॉडकास्ट रूम का डोर ओपन नहीं करता और क्योंगजुन का दोस्त वूराम का मुंह भी बंद कर लेता है। यहाँ पर युन फ्रस्ट्रेट होकर एक कुल्हाड़ी लेकर आती है और जुनी उसकी मदद से डोर के लॉक को तोड़ता है और अंदर आ जाता है, जहाँ वो देखता है कि क्योंगजुन ने वूराम को काफी ज्यादा टॉर्चर किया है और उसे जानबूझकर ये सब कहलवाया है। यहाँ अब क्योंगजुन इन सबसे कहता है कि वूराम सच में एक माफिया है और उसी ने ही रात में होने वाले सारे मर्डर किए हैं। यहाँ ये लोग ये सारी बातें कर ही रहे थे कि तभी इनके फोन पर नोटिफिकेशन आती हैं और इन्हें पता चलता है कि यूजुन और जीसू ने भी वूराम को वोट दे दिया है, क्योंकि उन्होंने अनाउंसमेंट सुनी थी और उन्हें लग रहा होता है कि वूराम सच में माफिया है। अब यहाँ पर सबसे ज्यादा वोट वूराम को मिलते हैं और ये देखकर वूराम काफी दुखी हो जाता है। उसे क्योंगजुन पर काफी गुस्सा भी आता है, इसीलिए वूराम उसी कुल्हाड़ी से क्योंगजुन पर हमला करने लगता है और उसे मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और वूराम को ज्यादा वोट मिलने की वजह से उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाता है और फिर वूराम भी पोजेस्ड होता है और खुद ही को उस कुल्हाड़ी से मार लेता है और यहीं मर जाता है। वूराम के मरने के बाद अनाउंसमेंट होती है और सभी को बताया जाता है कि वूराम एक माफिया था और वो भी माफिया टीम में था और अब इस गेम में 2 माफिया एग्जीक्यूट हो चुके हैं। यहाँ ये बात जानकर कि वूराम एक माफिया था सभी लोग हैरान रह जाते हैं और क्योंगजुन भी काफी खुश होता है क्योंकि उसका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जिससे हमें पता चलता है कि वूराम ने ही मीना की फ्रेंड का गला दबाकर उसे मारा था। यहाँ युन और सारे बच्चे ये देखकर हैरान रह जाते हैं और सभी लोग अब जल्दी जल्दी अपने अपने रूम में छुपने जाने लगते हैं, क्योंकि इस गेम के रूल के हिसाब से हर रात माफिया को दूसरी टीम से किसी एक प्लेयर को मारकर एग्जीक्यूट करना होता है और इसी वजह से अब सभी लोग अपने आप को छुपा लेते हैं। अब यहाँ जुनही भी युन को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगता है और ये देखकर सोमी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो जुनही को पसंद करती थी। फिर सभी लोग कहीं न कहीं छुप जाते हैं। तभी एक बेल बजती है और फिर सभी लोग तुरंत ही सो जाते हैं। इसके बाद अगली सुबह दोबारा से एक बेल बजती है और उससे सभी लोग जाग जाते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है और सबको पता चलता है कि रात के समय में माफिया ने जीसू को मार दिया और साथ ही इन सभी को फिर से बताया जाता है कि माफिया को ढूंढकर उसे वोट करो। ये सुनकर सभी लोग अब अपने रूम से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जीसू के मरने से उसका बॉयफ्रेंड यूजुन काफी ज्यादा रो रहा है। इसके बाद क्योंगजुन सभी लोगों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है कि मैंने कल वूराम को पहचान लिया था कि वही माफिया है और इसीलिए अब तुम सभी लोगों को मेरा कहना मानना होगा और अब तुम सभी लोग मुझे बताओ कि तुम्हें क्या लगता है कौन माफिया है। मगर इस बात पर जुनही क्योंगजुन से कहता है कि कौन माफिया है इस बात का फैसला तुम अकेले नहीं कर सकते। ये सुनकर क्योंगजुन जुनही से कहता है कि मुझे लगता है कि जिसने कल वूराम को छोड़कर मुझे वोट किया था वो सभी लोग माफिया हैं, क्योंकि उन्होंने वूराम का साथ दिया था और एक टीम बना ली थी। इसी वजह से वो माफिया हो सकते हैं और उन्हीं में से किसी एक ने जीसू को मारा होगा। लेकिन जुनही क्योंगजुन से कहता है कि हमें वूराम के माफिया होने के बारे में पता नहीं था और इसीलिए हमने कल उसे छोड़कर तुम्हें वोट किया था। यहाँ सोमी भी क्योंगजुन से कहती है कि जीसू तो हमारी दोस्त थी, तो हम आखिर उसे कैसे मार सकते हैं।
यहाँ अब ये सभी लोग सोचते हैं कि जीसू मर गई और उसके बॉयफ्रेंड यूजुन ने उसकी जान नहीं बचाई, तो फिर यूजुन डॉक्टर नहीं हो सकता। ये लोग ये बात इसलिए सोच रहे होते हैं क्योंकि यूजुन के चोट लग गई थी और फिर उसकी चोट बहुत जल्दी ही ठीक हो गई थी, इसीलिए इन्हें लग रहा था कि यूजुन डॉक्टर हो सकता है और उसने अपने पावर का इस्तेमाल खुद पर किया होगा। लेकिन अब जीसू के मरने के बाद सबको ऐसा लगता है कि यूजुन डॉक्टर नहीं है। लेकिन फिर ये लोग सोचते हैं कि ये भी तो हो सकता है कि जीसू को उसके बॉयफ्रेंड यूजुन ने ही मारा हो और वो एक माफिया हो। लेकिन तभी जुन ही कहता है कि यूजुन अपनी गर्लफ्रेंड से बहुत प्यार करता था और इसी वजह से यूजुन उसे नहीं मार सकता। ये सुनकर अब क्योंगजुन जुनही को ही माफिया बताने लगता है और कहता है कि इसी ने जरूर जीसू को मारा होगा। लेकिन तभी यून सबसे कहती है कि जुनही माफिया नहीं है और अब यहाँ पर यून सबको बता देती है कि मुझे बेसमेंट में एक ऐसा रूम मिला है जहाँ पर कंप्यूटर्स में सीसीटीवी की फुटेज चल रही है और हम वहाँ जाकर सीसीटीवी की फुटेज को देखकर ये पता लगा सकते हैं कि कौन माफिया है और किसने रात में जीसू को मारा है। इसके बाद ये सभी लोग उसी रूम में आ जाते हैं और यहाँ पर जंगवुन सीसीटीवी की फुटेज को चेक करने लगती है। लेकिन तभी यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि किसी ने सारी फुटेज को पहले ही यहाँ पर आकर डिलीट कर दिया है और ये देखकर अब क्योंगजुन यून पर ही इस सब का इल्जाम लगाने लगता है और कहता है कि तुम्हें इस सब के बारे में पहले से पता था, तो हो सकता है कि तुमने ही यहाँ आकर फुटेज को डिलीट किया हो, यानी कि तुम ही एक माफिया हो। ये सब सुनकर यूजुन भी यून से पूछता है कि क्या इस जगह के बारे में तुम्हें पहले से पता था और तुमने ही वो फुटेज डिलीट की है या फिर नहीं। ये सुनकर यून अब काफी डर जाती है और सबको समझाने की कोशिश करती है कि वो एक सिटीजन है। लेकिन अब क्योंगजुन और उसकी टीम यून को वोट करने लगती है। इससे यून को काफी सारे वोट मिल जाते हैं। लेकिन फिर यून बाकी सभी लोगों से वोट करने से मना करती है और कहती है कि मुझे थोड़ा समय दो, मैं ये प्रूफ कर दूंगी कि मैं एक सिटीजन हूँ। यहाँ जंगवोन भी, जो कि उनकी सबसे अच्छी दोस्त होती है, वो सबसे कहती है कि मुझे भी थोड़ा समय दो और मैं ये फुटेज दोबारा से रिस्टोर कर लूंगी और तब हमें पता चल जाएगा कि किसने जीसू को मारा है। ये सुनकर अब कोई भी यून को वोट नहीं करता और सभी लोग यून को थोड़ा और टाइम दे देते हैं। यही सोमी, जो कि कहीं ना कहीं यून से जलती है, वो मीना और नाही से बात करती है और कहती है कि मैं यून को वोट दे रही हूँ और तुम्हें भी यून को ही वोट देना चाहिए, क्योंकि कल यून सबसे ज्यादा वूराम को सपोर्ट कर रही थी, इसीलिए हो सकता है कि वो भी एक माफिया हो। लेकिन इस बात पर नाही इन लोगों से ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि अगर हमने अभी यून को वोट कर दिया और बाद में हमें पता चला कि यून एक सिटीजन है तो हमें काफी बुरा लगेगा, इसीलिए हमें अभी थोड़ा और वेट कर लेना चाहिए। मगर ये बात सुनकर अब सोमी नाही को ही माफिया कहने लगती है। यही जंगवोन भी सीसीटीवी की फुटेज को रिस्टोर करने की काफी कोशिश करती है और यही यून को वही सेकंड फ्लोर याद आता है जहाँ पर उसे वो फोटो मिली थी। यहाँ अब यून दोबारा से उसी जगह पर जाने लगती है और वो जुनी को भी अपने पास मौजूद वही फोटो दिखाती है कि मैंने एक जगह से इसे और सीसीटीवी रूम को देखा था और शायद हम लोग वहाँ जाकर ये पता कर सकते हैं कि ये सारे मर्डर्स आखिर कौन कर रहा है। ये सुनकर अब जुनी भी यून के साथ जाने के लिए बोलता है। इसके बाद ये दोनों उसी विंडो के रास्ते से होते हुए आगे जाने लगते हैं। तभी यून जुनही से कहती है कि अगर मैं सच में कोई माफिया होती तो क्या तुम मुझे वोट करते। इस पर जुनही यून से कहता है कि मैं किसी भी हाल में तुम्हें वोट नहीं करता। ये सब सुनकर यून को काफी अच्छा लगता है। यहीं ये लोग आगे जा ही रहे थे मगर तभी आगे रास्ता खत्म हो जाता है और इन्हें उस फ्लोर पर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता जहाँ यून पहले गई थी। इसके बाद यून और जुनी दोनों बिल्डिंग की छत पर आ जाते हैं और यहाँ आकर यून जुनी को अपने उस बुरे सपने के बारे में बताती है और काफी इमोशनल हो जाती है और बोलती है कि मुझे लगता है शायद हम सभी लोग यहाँ पर मर जाएंगे। ये सुनकर जुनी यून से कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें घर वापस लेकर जरूर जाऊंगा। साथ ही जुनी यून से पूछता है कि क्या तुम्हारे पास कोई और ऐसी चीज है जिससे तुम ये प्रूफ कर सको कि तुम माफिया नहीं हो। ये सुनकर यून जुनी को एक रूम में लेकर आती है और यहाँ पर इन्हें एक यूवी लाइट मिलती है जिससे छुपे हुए खून के निशानों को देखा जा सकता था और ये दोनों अब लाइट लेकर जीसू के रूम के बाहर आते हैं और खून के निशानों से ये पता लगाने लगते हैं कि आखिर किसने जीसू को मारा होगा। लेकिन यहाँ पर इन्हें कोई खास एविडेंस नहीं मिलता। तभी इनके पास जंगवोन का मैसेज आता है जिसमें जंगवोन ने लिखा था कि अब मैं सीसीटीवी की फुटेज को रिस्टोर कर सकती हूँ और ये सुनकर यून और जुनी तुरंत ही जंगवोन के पास आ जाते हैं। यहाँ पर और भी बच्चे आ चुके थे। अब ये सभी लोग उसी सीसीटीवी की फुटेज को देखने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक से सीपीयू में आग लग जाती है। जुनी जल्दी से आग को बुझा देता है। तभी एक दूसरा कंप्यूटर खुद ही ऑन होता है और उसके अंदर चल रही फुटेज में वही लड़की सामने आती है जिसकी फोटो यून के पास थी। यहाँ वो लड़की बिल्कुल एक घोस्ट की तरह लग रही होती है। तभी यून सभी को उसी लड़की की फोटो दिखाती है और कहती है कि ये लड़की एक घोस्ट है और ये लड़की भी शायद हमारे साथ माफिया गेम खेल रही है। लेकिन ये बात सुनकर क्योंगजुन यून की बातों पर हंसता है और उसकी बातों को झूठ बताता है।
तभी जंगवॉन क्योंगजुन से कहती है कि ये सीसीटीवी की फुटेज असल में रियल टाइम की है और ये लड़की इस वक्त बिल्डिंग में मौजूद है। ये सुनकर युन भी क्योंगजुन से कहती है कि शायद अगर तुम इस गेम में जीत भी गए तो तब भी तुम यहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे और इसीलिए हमें जल्द से जल्द इस गेम को रोकने के लिए इस लड़की को पकड़ना होगा। ये सुनकर अब सभी लोग इसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ की फुटेज में वो लड़की दिख रही थी, लेकिन यहाँ पर बहुत ढूंढने के बाद भी किसी को भी वो लड़की नहीं मिलती। फिर क्योंगजुन सबसे कहता है कि वोट देने का टाइम अब खत्म हो रहा है और तुम लोगों को अब वोट करना होगा। लेकिन तभी यहाँ पर जुनही सभी लोगों से कहता है कि मेरे पास एक तरीका है जिससे हम किसी को भी मरने से बचा सकते हैं। ये सुनकर क्योंगजुन जुनही से कहता है कि आखिर हम तुम्हारी बात क्यों माने, तुम्हारी वजह से हम पहले भी अपनी जान खतरे में डाल चुके हैं और कई लोगों ने तुम्हारी वजह से अपनी जान गंवा दी। यहाँ कुछ और लोग भी क्योंगजुन का साथ देते हैं और जुनही से यही बात कहते हैं, लेकिन जुनही इन्हें समझाता है और कहता है कि अगर हम किसी एक इंसान को मेजोरिटी में ना आने दें और दो इंसानों को बराबर वोट दें तो हो सकता है कि बराबर वोट मिलने की वजह से उनमें से कोई भी ना मरे। यहाँ जुनही इनसे कहता है कि हमारे पास टोटल जितने भी वोट हैं हम उसे युन के साथ आधे आधे बांट लेते हैं और किसी और इंसान को अब आधे वोट लेने होंगे। लेकिन ये सुनकर सोमी जुनही से कहती है कि आखिर आधे वोट हम किसे देंगे। ये सुनकर अब जुनही खुद ही अपनी जान खतरे में डालकर अपने आप को वोट करने के लिए बोलता है। फिर सभी लोग जुनही और युन को आधे आधे वोट दे देते हैं। इसके बाद वोटिंग खत्म होती है, लेकिन अब कुछ भी नहीं होता और सभी लोग सोचते हैं कि इनका ये प्लान काम कर गया। लेकिन तभी दोबारा से एक अनाउंसमेंट होती है और इन्हें बताया जाता है कि जुनही और युन को अब सेम वोट मिले हैं और इस वजह से इनके बीच में दोबारा से वोटिंग होगी और अगर दोबारा से इन दोनों को सेम वोट मिले तो सभी लोगों को एक साथ एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, यानी कि मार दिया जाएगा। साथ ही इन्हें यहाँ पर वोट करने के लिए बस 5 मिनट का टाइम मिलता है और ये सुनकर सभी लोग पैनिक कर जाते हैं और किसी को समझ नहीं आता कि वो जुनही और युन में से आखिर किसे वोट करें। तभी सोमी जो कि युन को पसंद नहीं करती थी वो युन को वोट दे देती है और युन के पास मौजूद फोटो को फाड़ देती है और सबसे कहती है कि युन ने उस लड़की की घोस्ट वाली कहानी सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए और टाइम वेस्ट करने के लिए बनाई थी, इसीलिए सभी लोग युन को वोट करो। ये सारी चीजें देखकर जुनही को अपने पुराने समय की वो बात याद आती है जहाँ पर जब वो अपने दोस्त को पानी में डूबने से नहीं बचा पाया था और उसका दोस्त उसके सामने ही मर गया था। यहाँ जुनही को ऐसा लग रहा होता है कि एक बार फिर से वो अपनी एक अच्छी दोस्त को गवा देगा और इसी वजह से अब जुनही उसे बचाने के लिए सबसे कहता है कि मैं असल में एक माफिया हूँ और मैंने तुमसे ये बात छुपाई थी और मैंने ही वो सीसीटीवी की फुटेज डिलीट की थी, इसीलिए सभी लोग मुझे वोट दो। ये सारी बातें सुनकर सभी लोगों को लगता है कि जुनही सच में एक माफिया है और सभी लोग जुनही को वोट करने लगते हैं। ये देखकर युन काफी दुखी होती है और सबसे कहती है कि जुन कोई माफिया नहीं है। लेकिन अब तभी जंगवॉन और कुछ बच्चे युन को पकड़कर यहाँ से ले जाते हैं क्योंकि अब सोने का टाइम होने वाला था और फिर माफिया टीम से कोई और आकर दोबारा से सिटीजन्स को एग्जीक्यूट करेगा। खैर अब यहीं पर सबसे ज्यादा वोट मिलने की वजह से जुनही एग्जीक्यूट होता है और उसकी आंखें भी वाइट हो जाती हैं। फिर जुनही पानी में कूदकर अपनी जान दे देता है। इसके बाद रात के समय में हम सोमी को देखते हैं जो कि कुल्हाड़ी लेकर किसी को मारने जा रही थी। तभी हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जो लड़का पहाड़ से गिरकर मरा था उसे सोमी ने ही धक्का दिया था और साथ ही यहाँ हमें पता चलता है कि जीसू को भी सोमी ने ही मारा था, यानी कि सोमी एक माफिया है जो कि अब तक अपने आप को बचा रही थी और अब वो युन के पास जा रही है क्योंकि युन की वजह से जुनही मर गया और जुनही को सोमी पसंद करती थी, इसीलिए अब सोमी युन को मारने लगती है। फिर हमें गेम का सबसे पहले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी सिटीजन्स के सो जाने के बाद सारे माफिया उठ जाते हैं और फिर ये सारे माफिया लोग एक रूम में बैठे होते हैं। इन्हें पता चल चुका था कि ये सब माफिया हैं और बाकी सब सिटीजन। यहाँ माफिया टीम में हम सोमी, जुवोन और वुराम को देखते हैं। यहाँ जुवोन बाथरूम चला जाता है, तभी सोमी और बाकी माफिया के पास एक नोटिफिकेशन आती है और इन्हें पता चलता है कि इन सभी माफिया को मिलकर सुबह 6 बजे से पहले किसी एक सिटीजन को मारना होगा और अगर 6 बजे से पहले इन्होंने किसी भी एक सिटीजन को नहीं मारा तो इनमें से एक माफिया एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। सोमी ये चीज पढ़ ही रही थी कि तभी 6 बज जाते हैं और इन्हें बाथरूम से किसी की आवाज आती है। सोमी जल्दी से वहां जाती है और देखती है कि जुवोन अपना सर दीवार में मार रहा है। यहाँ माफिया टीम ने 6 बजे से पहले किसी भी एक सिटीजन को नहीं मारा था और इसी वजह से अब जुवोन जो कि माफिया है उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया है। यहाँ जुवोन पॉजेस्ड होकर अपने सर में एक फायर एक्सटिंग्विशर मारता है जिससे उसकी यहीं पर डेथ हो जाती है और इससे हमें पता चलता है कि जुवोन को किसी ने भी नहीं मारा था बल्कि वो तो खुद ही मरा था। यहाँ सोमी ये देखकर काफी डर जाती है। उसे समझ आ जाता है कि अगर उन्हें यहाँ पर जिंदा रहना है तो उन्हें हर रात किसी न किसी को मारना होगा। फिर कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है जहाँ सोमी अब गुस्से में युन को मारने वाली थी, लेकिन तभी सोमी को एक नोटिफिकेशन मिलती है जिसमें लिखा होता है कि अगर माफिया को किसी को मारना है तो उसे पहले अपनी पूरी माफिया टीम को इस बात पर एग्री करना होगा और कोई माफिया अकेले सिटीजन को नहीं मार सकता।
यहाँ ये बात जानकर सोमी युन को नहीं मारती। फिर इसके बाद अगले दिन सभी स्टूडेंट्स की जब आंख खुलती है तो युन उठते ही तुरंत जुनही की बॉडी के पास जाती है जो कि पूल में तैर रही थी। यहाँ युन जुनही की बॉडी को बाहर निकालती है और उसके पास आकर बैठ जाती है। युन को काफी दुख हो रहा था। युन जुनही से कहती है कि काश मैं तुम्हें ये बात पहले बता देती कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। अब तभी एक अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि कल रात डॉक्टर ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया और उसने जुनही को मरने से पहले उसे ठीक कर दिया। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और अब तभी जुनही को भी होश आ जाता है जो कि जिंदा बच गया था। यहाँ ये देखकर युन काफी खुश होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम क्योंगजुन के दोस्त जिन्हा को देखते हैं जो कि बाथरूम में अपने कपड़ों पर लगे खून को जल्दी जल्दी धो रहा था और तभी अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि सियोंगबिन यानी कि क्योंगजुन का दूसरा दोस्त उसे कल रात को माफिया ने मार दिया है और वो एक सिटीजन था। यहाँ ये बात सुनकर सभी लोग जिन्हा पर शक करने लगते हैं कि उसने ही सियोंगबिन को मारा होगा क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा था। इस तरफ सोमी भी अब जुनही के पास आती है और उसे जिंदा देखकर गले लगा लेती है। लेकिन तभी जुनही सोमी से कहता है कि आखिर कल रात तुमने युन की बात को गलत क्यों कहा और उसके पास मौजूद फोटो को फाड़ क्यों दिया। यहाँ ये सारी बातें सुनकर सोमी को युन पर और भी ज्यादा गुस्सा आता है। फिर तभी इन तीनों को चिल्लाने की आवाज आती है। ये तीनों जल्दी से वहाँ जाने लगते हैं। यहाँ इन सभी लोगों को अब सियोंगबिन की डेड बॉडी मिलती है जो कि पूरी तरह से खून से लथपथ थी। जुनही और युन भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं। फिर सभी लोग समझते हैं कि जिन्हा ने ही सियोंगबिन को मारा होगा क्योंकि उसके कपड़ों पर खून लगा हुआ था। लेकिन जिन्हा इन सब से मना करता है और कहता है कि जब मैं सुबह उठा तो सियोंगबिन मर चुका था और उसका खून मेरे कपड़ों पर लगा हुआ था। लेकिन सभी को लगता है कि जिन्हा झूठ बोल रहा है। यहीं अब युन सियोंगबिन की फोटो लेने लगती है और साथ ही ये चेक करती है कि आखिर सियोंगबिन की डेथ कैसे हुई है। फिर युन अपनी दोस्त जंगवोन को बताती है कि सियोंगबिन को किसी ने बहुत बेरहमी से मारा है और उसके ऊपर कई बार चाकू से हमला किया गया है। युन कहती है कि किसी भी माफिया ने पहले किसी भी सिटीजन को ऐसे नहीं मारा, इस बार जरूर मामला पर्सनल रहा होगा। और यही बात सोचकर युन काफी हैरान थी। वहीं दूसरी तरफ जिन्हा भी क्योंगजुन से कहता है कि मैंने सियोंगबिन को नहीं मारा और उसके मरने के बाद उसका खून मेरे कपड़ों पर कैसे लगा इस बारे में भी मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ जिन्हा क्योंगजुन से हेल्प मांगता है और कहता है कि तुम सभी के सामने कह देना कि मैं एक सिटीजन हूँ और मैं कोई माफिया नहीं हूँ। अब तभी इन सभी लोगों को दीवार पर एक नोट लिखा हुआ मिलता है जिसमें लिखा हुआ था कि जुनही एक सिटीजन है और इसमें लिखा होता है कि ये खबर पुलिस ने दी है, यानी कि अब पुलिस और डॉक्टर दोनों ही एक्शन में आ चुके हैं। और ये नोट देखकर सभी बच्चे जुनही से पूछते हैं कि क्या ये तुमने किया है। इस पर जुनही सबसे मना करता है। यहाँ जुनही भी अब सबको बता देता है कि मैं एक सिटीजन हूँ और मैंने कल रात को तुमसे झूठ बोला था कि मैं माफिया हूँ। लेकिन क्योंगजुन जुनही की बात पर यकीन नहीं करता और कहता है कि कल जब तुम मरे थे तो हमें ये नहीं बताया गया कि तुम सिटीजन हो या फिर माफिया, इसीलिए हम तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ अब ये सभी लोग जुनही की बात को छोड़कर सियोंगबिन के मर्डर के बारे में बात करने लगते हैं और हर किसी को शक जिन्हा पर ही होता है। तभी जिन्हा सबसे कहता है कि मैंने सियोंगबिन को नहीं मारा और किसी ने जानबूझकर मेरे ऊपर खून लगाया है ताकि मैं फंस जाऊं। साथ ही जिन्हा सबसे कहता है कि मैं एक सिटीजन हूँ और क्योंगजुन भी ये बात जानता है। लेकिन यहाँ पर क्योंगजुन सबके सामने जिन्हा से कहता है कि तुम्हारे कपड़ों पर सियोंगबिन का खून लगा था और मुझे लगता है कि तुम शायद एक माफिया हो। यहाँ क्योंगजुन अब सभी लोगों को जिन्हा को ही वोट देने के लिए बोलता है, जो सुनकर जिन्हा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो क्योंगजुन पर ही हमला करने लगता है। मगर यहाँ क्योंगजुन उल्टा जिन्हा को ही मारता है और अब अपना फोन निकालकर जिन्हा को वोट करने लगता है। लेकिन तभी जुनही बीच में आता है और वो क्योंगजुन का फोन छीन लेता है और उसे वोट देने से मना करता है। साथ ही जुनही सभी लोगों से कहता है कि हम लोग आज रात 11 बजे एक जगह इकट्ठा होंगे और तब ये फैसला करेंगे कि हमें किसे वोट देना है। ये सुनकर अब सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं। तभी जिन्हा एक बार फिर से सबसे कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और इस पर युन भी सभी से कहती है कि मुझे लगता है कि जिन्हा ने सियोंगबिन को नहीं मारा होगा, वरना वो सियोंगबिन का खून अपने कपड़ों पर नहीं लगने देता। इसी बात पर मीना नाम की लड़की भी युन से कहती है कि मुझे तो लगता है वो क्योंगजुन ही जरूर एक माफिया होगा। वहीं दूसरी तरफ जुनही भी सोमी से कहता है कि तुम मेरी वजह से युन को परेशान करना बंद कर दो। लेकिन ये सुनकर सोमी को गुस्सा आ जाता है और वो जुनही से कहती है कि मैं तुम्हारी हमेशा इतनी मदद करती हूँ, लेकिन अगर तुम ऐसी हरकतें करोगे तो मैं तुम्हें माफिया समझने लगूंगी। इस बात पर जुनही सोमी से कहता है कि तुम मुझे चाहे जो भी समझो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। इतना बोलकर जुनही यहाँ से चला जाता है। फिर इसके बाद जुनही युन और बाकी सभी के साथ मिलकर जब खाना खा रहा था तो तभी ने यहाँ पर अलमारी में वूराम का कैमरा दिखाई देता है। जुनही उस कैमरे को निकालता है और युन को पहाड़ से दिखे उन्हीं दोनों इंसानों की वीडियो को दिखाता है जिसमें वो दोनों इंसान बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहे थे। यहाँ युन उस कैमरे में बाकी फोटोज को भी देखती है, लेकिन उन सभी फोटोज में हर किसी का फेस ब्लर आया होता है, जो देखकर युन को वही फोटो याद आती है जिसमें एक लड़की को छोड़कर बाकी सभी का फेस ब्लर था। इस तरफ जिन्हा ये याद करने की कोशिश करता है कि किसने उसे और सियोंगबिन को छुपते हुए देखा था। तभी उसे याद आता है कि जब क्योंगजुन कैंटीन में छुप रहा था तो उसने उन दोनों को वहां आने से मना कर दिया था और तभी जिन्हा सियोंगबिन के साथ दूसरे रूम में छुप गया था। यहाँ क्योंगजुन ने उन्हें वहां छुपते हुए देख लिया था और इस बात से अब जिन्हा को लगता है कि कहीं क्योंगजुन ने ही तो सियोंगबिन को नहीं मारा।
वहीं दूसरी तरफ युन अब वुराम के कैमरे की फोटो से कुछ पता लगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि उसकी टेबल के नीचे कोई तो है। युन नीचे देखती है और उसे अचानक से कुछ दिखाई देकर गायब हो जाता है। युन ये देखकर काफी डर जाती है, लेकिन तभी उसे टेबल के नीचे एक चाबी पड़ी हुई मिलती है और साथ ही उसे एक मैसेज भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि अब तुम्हें गेम के ओनर को ढूंढना होगा। वहीं जिन्हा छुपकर क्योंगजुन को देखता है जो कि एक अलमारी से एक पैकेट निकालकर कहीं जा रहा होता है। जिन्हा अब उस अलमारी को दोबारा से खोलता है और उसके अंदर उसे वही कुल्हाड़ी मिलती है जिससे वुराम ने अपने आप को मारा था। इस तरफ युन भी जुनी और बाकी सभी लोगों को फोटोज के ब्लर होने की और इस जगह पर मिली उसे फोटो वाली बात बताती है और साथ ही युन इन्हें वो चाबी भी दिखाती है जो कि अभी उसे मिली है और बताती है कि अब हमें गेम के होस्ट को ढूंढना होगा क्योंकि अभी हमें यही टास्क मिला है। लेकिन ये सुनकर जंगवोन भी अपना फोन चेक करती है और उसके पास ऐसा कोई भी मैसेज नहीं आया होता। यहाँ युन ये देखकर इन लोगों से कहती है कि अगर तुम्हें मैसेज नहीं मिला तो शायद मुझे अकेले ही होस्ट को ढूंढना है। लेकिन ये सब सुनकर अब जंगवोन भी युन से कहने लगती है कि हम लोग तो तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेंगे, लेकिन अगर तुमने ये बात दूसरों को बताई तो कोई भी तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट नहीं करेगा क्योंकि तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है। यहाँ जुनी भी कहता है कि हाँ, जंगवोन सही बोल रही है और हमें पहले होस्ट के होने या फिर ना होने का सबूत ढूंढना होगा। इस तरफ यूजुन अपनी गर्लफ्रेंड जीसू की फोटो देखकर काफी ज्यादा रो रहा था। तभी उसे क्योंगजुन और उसके पीछे जाता हुआ जिन्हा दिखाई देता है जिसने अपने साथ वही कुल्हाड़ी ले रखी थी और ये देखकर यूजुन भी अब इनका पीछा करने लगता है। यहाँ क्योंगजुन एक पुराने रूम में जाता है और तभी जिन्हा भी उसके पीछे रूम में आने लगता है, लेकिन तभी क्योंगजुन उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है। लेकिन तभी जिन्हा क्योंगजुन के उसी पैकेट में क्योंगजुन की खून में सनी हुई जैकेट को देखता है और समझ जाता है कि क्योंगजुन ने ही जरूर सेओंगबिन को मारा होगा। लेकिन क्योंगजुन जिन्हा से कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा और किसी ने तुम्हारी तरह ही मुझे भी फंसाने के लिए ऐसा किया था। यहाँ पर ये दोनों अब आपस में ही लड़ाई करने लगते हैं और यूजुन इन दोनों को रिकॉर्ड करने लगता है। लेकिन तभी उसके पास का सामान गिर जाता है और ये दोनों यूजुन को देख लेते हैं और उसे पकड़ने लगते हैं। तभी यूजुन समझता है कि इन्होंने ही जीसू को मारा है, इसीलिए वो चिल्लाकर और लोगों को भी यहाँ बुलाने लगता है। ये देखकर जिन्हा यूजुन को चुप कराता है, लेकिन यूजुन जिन्हा के हाथ पर काटता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है, मगर तभी क्योंगजुन उसे धक्का देता है जिस वजह से यूजुन का सर एक पत्थर पर गिरता है और उसका सर घायल हो जाता है। ये देखकर क्योंगजुन समझ जाता है कि अब इन लोगों को यूजुन को मारना ही होगा, इसीलिए अब क्योंगजुन एक पत्थर उठाकर यूजुन के सर में मारने लगता है और साथ ही वो जिन्हा को भी यूजुन को मारने के लिए बोलता है। इसके बाद जिन्हा भी यूजुन के सर में पत्थर मारने लगता है और फिर ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी यूजुन जिंदा होता है और अब हमें फिर से पास्ट का वही सीन दिखाया जाता है जब यूजुन को पता चला था कि वो कौन है। और यहाँ हम देखते हैं कि यूजुन को इस गेम में डॉक्टर के रूप में चुना गया था और वो अपनी हीलिंग पावर से किसी को भी जिंदा कर सकता था, लेकिन वो अपनी पावर को 48 घंटों में यानी कि 2 दिन में सिर्फ एक बार यूज कर सकता था। साथ ही हमें पता चलता है कि पहले दिन जब सारे बच्चे यहाँ से भाग रहे थे और जब 2 स्टूडेंट्स एक दूसरे को मार रहे थे तो तब यूजुन ने डरकर अपने ऊपर ही अपनी पावर का यूज कर लिया था जिससे वो ठीक हो गया था। लेकिन फिर जब जीसू मरी और उसने जब ये देखा तो उसने जीसू को भी जिंदा करने की कोशिश की थी, मगर उसे अपनी पावर को यूज करे हुए 2 दिन नहीं हुए थे, इसी वजह से वो जीसू को ठीक नहीं कर पाया था। फिर इसके बाद जब यूजुन ने देखा था कि जुनही युन को बचाने के लिए सबसे कह रहा है कि वो माफिया है, तो यूजुन समझ गया था कि जुनही झूठ बोल रहा है और इसीलिए यूजुन ने अपनी पावर्स का यूज करके जुनही को ठीक कर दिया था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और यहाँ यूजुन को अपनी पावर यूज करे हुए 48 घंटे नहीं हुए थे, इसी वजह से वो खुद को ठीक नहीं कर पाता। और कुछ समय बाद जुनही और युन को अनाउंसमेंट से पता चलता है कि यूजुन मर चुका है और वो एक डॉक्टर था। ये बात जानकर युन काफी हैरान रह जाती है। इसके बाद ये सभी लोग यूजुन की बॉडी के पास आते हैं और यहाँ सभी लोगों को यूजुन की बॉडी को देखकर ऐसा लगता है कि वो पत्थर पर गिरकर मर गया। लेकिन तभी युन सबसे कहती है कि ये एक मर्डर है क्योंकि यूजुन के सर के नीचे ही नहीं बल्कि सर के ऊपर भी चोट लगी हुई है और इसे जानबूझकर किसी ने पत्थर से मारा है। यहाँ युन अब इस जगह की भी फोटो लेने लगती है और कोई एविडेंस ढूंढने की कोशिश करती है और युन को किसी के जूते का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है और कुछ खून लगे हुए पत्थर मिलते हैं। फिर कुछ समय बाद सभी लोगों को दीवार पर लगा हुआ एक और मैसेज मिलता है जिसमें लिखा होता है कि जुनही और दाबम दोनों ही माफिया हैं और ये मैसेज भी पुलिस का होता है। ये देखकर अब सभी लोग जुनही और दाबम को माफिया समझते हैं। लेकिन तभी मीना कहती है कि जब पुलिस ने पहले जुनही को सिटीजन बताया था तो अब जुनही माफिया कैसे हो सकता है। और ये सुनकर युन भी सबसे कहती है कि जरूर ये काम उसी इंसान ने किया होगा जिसने अभी अभी यूजुन को मारा है और अब वो इसका इल्जाम जुनही और दाबम पर लगा रहा है। लेकिन ये सुनकर अब क्योंगजुन उस मैसेज को फाड़ देता है और कहता है कि जो भी पुलिस है वो खुद सामने आ जाओ और सब कुछ सच बता दो। यहाँ अब क्योंगजुन सबके फोन चेक करने के लिए बोलता है ताकि ये पता लग जाए कि कौन पुलिस है। लेकिन यहाँ युन उसे ऐसा करने से मना करती है और कहती है कि मुझे पता चल गया है कि यूजुन को किसने मारा है। इसके बाद युन सभी को यूजुन की बॉडी के पास से मिले हुए उसी जूते के फुटप्रिंट और उसके टूटे हुए हिस्से को दिखाती है और कहती है कि ये यूजुन को मारने वाले के ही हैं। ये सुनकर अब जुनही उस टूटे हुए हिस्से को देखता है और बताता है कि ये तो बास्केटबॉल के जूतों में लगा होता है और अब सभी लोग क्योंगजुन और जिन्हा पर ही शक करने लगते हैं क्योंकि वही लोग बास्केटबॉल खेलते थे।
फिर ये सब इन दोनों के जूते चेक करते हैं और इन्हें पता चल जाता है कि वो टूटा हुआ हिस्सा जिन्हा के जूते का है और साथ ही इन्हें जिन्हा के हाथ पर यूजुन का काटने का निशान भी दिखाई देता है और इसीलिए अब सभी लोग जिन्हा को यूजुन का किलर मानने लगते हैं। लेकिन तभी जिन्हा सबसे कहता है कि ये मैंने अकेले नहीं किया बल्कि क्योंगजुन ने भी उसे मारा था। मगर क्योंगजुन जिन्हा से कहता है कि इन लोगों को अब तुम्हारे खिलाफ सबूत मिल चुका है और कहता है कि इन लोगों को खून में सने हुए वो पत्थर भी मिल चुके हैं जिनसे तुमने यूजुन को मारा था। लेकिन ये सुनकर जंगवुन और युन हैरान रह जाती हैं और कहती हैं कि उस पत्थर के बारे में तो हम दोनों ने अभी तक किसी को भी नहीं बताया, तो तुम्हें उन पत्थरों के बारे में आखिर कैसे पता चला। और इस बात पर क्योंगजुन कुछ भी नहीं बोलता और बात को भटकाने के लिए अब वो जिन्हा को पीटने लगता है। यहाँ जुनी उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता है लेकिन अब क्योंगजुन उसे भी मारने लगता है। तभी युन बीच में आती है मगर अब क्योंगजुन युन को भी धक्का दे देता है जो देखकर जुनी को अब काफी गुस्सा आता है और जुनी अब क्योंगजुन को पीटने लगता है। सभी लोग इन्हें रोकने की कोशिश करते हैं और तभी जिन्हा के पास से एक मारकर जमीन पर गिर जाता है और ये देखकर क्योंगजुन जिन्हा से कहता है कि तुम ही वो थे जो कि पुलिस बनकर दीवार पर मैसेज लिख रहे थे और अब तो साफ जाहिर है कि तुम ही माफिया हो। यहाँ जिन्हा फिर से मना करता है और कहता है कि ये मारकर मेरा नहीं है। लेकिन अब तभी क्योंगजुन सभी लोगों से जिन्हा को वोट देने के लिए बोलता है मगर जुनी किसी को भी वोट देने से मना करता है और कहता है कि हम लोग 11 बजे ही वोट देंगे। इसके बाद ये सभी लोग मिलकर क्योंगजुन और जिन्हा को अलग अलग रूम में बंद कर देते हैं और साथ ही उनके फोन भी अपने पास ही रख लेते हैं ताकि वो दोनों किसी और को वोट न दे पाए। यही जिन्हा बार बार इन लोगों से कहता है कि मैं माफिया नहीं हूँ। फिर इसके बाद युन जुनी के चोट पर दवाई लगाती है और तभी यहाँ पर उसे एक छोटी स्टिक दिखाई देती है और उसे पता चल जाता है कि इसी चीज से सबसे पहला मैसेज पुलिस ने लिखा था और वो पहला मैसेज पुलिस की तरफ से ही था। फिर इसके बाद रात होने पर ये सभी लोग एक मीटिंग करते हैं और क्योंगजुन और जिन्हा में से किसे वोट दें ये डिसाइड करने लगते हैं। फिर ये सभी लोग आपस में मिलकर ये फैसला करते हैं कि माफिया कौन हो सकता है। फिर काफी सोचने के बाद ये लोग क्योंगजुन और जिन्हा में से किसे वोट देना है ये फैसला कर लेते हैं। इसके बाद जुनी सभी लोगों से कहता है कि सभी लोग अपने अपने वोट देकर छुप जाओ और मैं क्योंगजुन और जिन्हा को उनके फोन वापस देने चला जाऊंगा। यहाँ जुनी इसलिए ये सब बोल रहा था ताकि जिसे ज्यादा वोट मिले हों वो किसी को मारने की कोशिश ना करे। इसके बाद सभी लोग वोट देकर छुपने लगते हैं। यहाँ जुनी जिन्हा को उसका फोन देने जाता है। जिन्हा फोन को देखता है और उसे पता चलता है कि सभी लोगों ने उसे ही वोट दिया है और ये देखकर जिन्हा रोने लगता है। वो जुनी से कहता है कि मैं माफिया नहीं हूँ और मैं एक सिटीजन हूँ, मुझे बचा लो। लेकिन जुनी जिन्हा से कहता है कि यूजुन को मारने की ये तुम्हारी सजा है और इतना बोलकर जुनी यहाँ से चला जाता है। लेकिन कहीं न कहीं जुनी को भी ये सब करके बुरा लग रहा होता है। फिर हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जुनी और दाबम को माफिया बताने वाला मैसेज क्योंगजुन ने ही लगाया था ताकि सभी लोग इन दोनों पर शक करने लगे। अब इसके बाद जब दाबम क्योंगजुन को उसका फोन देने वापस जाता है तो उससे कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारा फोन वापस चाहिए तो तुम्हें हमें कैंटीन की चाबियां देनी होंगी। यहाँ दाबम के साथ इस काम में सोमी और मीना भी मिल गई होती हैं और ये लोग कैंटीन की चाबियां इसीलिए मांग रही होती हैं क्योंकि कैंटीन ही सबसे ज्यादा सेफ जगह है और वहाँ पर माफिया रात में नहीं आ सकता। यहाँ क्योंगजुन ये बात सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और वो दाबम को मारने की धमकी भी देने लगता है। मगर दाबम क्योंगजुन से कहता है कि अगर तुमने 12 बजे से पहले अपना वोट नहीं दिया तो तुम मर जाओगे, इसीलिए तुम्हें जल्दी ही अपना फोन चाहिए होगा, तो तुम हमारी शर्त मान जाओ। ये सुनकर अब क्योंगजुन मजबूरी में इन तीनों को चाबियां दे देता है। इसके बाद दाबम क्योंगजुन को उसका फोन देने के लिए एक रूम में लेकर आता है जहाँ उसने क्योंगजुन का फोन एक डमी पर चिपका रखा था। यहाँ क्योंगजुन दाबम से अपना फोन उठाकर रूम से बाहर लाने के लिए बोलता है मगर दाबम क्योंगजुन से बोलता है कि तुम्हारे पास वोट देने के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है, इसीलिए अपना टाइम वेस्ट मत करो और खुद ही जाकर अपना फोन ले लो। ये सुनकर अब क्योंगजुन खुद ही अपना फोन लेने के लिए रूम के अंदर आता है और जल्दी से वोट करने लगता है। तभी दाबम क्योंगजुन को उसी रूम में बंद कर देता है और ये देखकर क्योंगजुन को काफी गुस्सा आता है और क्योंगजुन दाबम को मारने की धमकियां देने लगता है। इसके बाद अनाउंसमेंट होती है और सभी को बताया जाता है कि जिन्हा को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं और इसी वजह से उसे एग्जीक्यूट किया जा रहा है। फिर जिन्हा पॉजेस्ड होकर बिल्डिंग से कूदकर खुद को मार लेता है। अब दोबारा से अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि जिन्हा एक सिटीजन था जो कि मर गया। ये सुनकर अब सभी लोग हैरान रह जाते हैं क्योंकि इन लोगों ने दोबारा से किसी को माफिया समझकर एक सिटीजन को मरवा दिया और क्योंगजुन भी ये बात जानकर हैरान रह गया था। फिर हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहां हमें पता चलता है कि क्योंगजुन की जैकेट और वो कुल्हाड़ी क्योंगजुन के पास किसी और ने ही रखी थी और क्योंगजुन ने भी कोई खून नहीं किया था बल्कि माफिया इन दोनों को ही फंसाना चाहता था। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर जुनी बिल्डिंग की छत पर जाकर छुप जाता है ताकि माफिया उसे न ढूंढ पाए। यहीं अब क्योंगजुन के पास दाबम आता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे बहुत मारा है और अब मैं तुमसे बदला लूंगा। ये बोलकर दाबम क्योंगजुन के सामने हंसता है और हमें पता चलता है कि दाबम भी असल में एक माफिया है और वो भी माफिया टीम के साथ शुरू से ही मिला हुआ था और अब क्योंकि कुछ समय बाद सारे सिटीजन सो जाएंगे और सिर्फ माफिया ही बचेंगे तो दाबम अब क्योंगजुन को भी मार सकता है।
ये सारी बातें जानकर क्योंगजन को काफी गुस्सा आता है और वो दाबम पर हमला करता है और उसे पीटने लगता है। यहाँ क्योंगजन दाबम का गला दबाकर मारने लगता है, मगर तभी एक बेल बजती है और सारे सिटीजन एक ही बार में सो जाते हैं। ये देखकर दाबम काफी खुश होता है, लेकिन यहाँ पर क्योंगजन फिर से दोबारा से उठता है और खड़ा हो जाता है, जो देखकर दाबम पूरी तरह से डर जाता है। लेकिन क्योंगजन ज्यादा देर तक होश में नहीं रह पाता और दोबारा से सो जाता है। इसके बाद दाबम क्योंगजन के पास आकर उससे बोलता है कि मैंने पढ़ा है कि किसी इंसान के मरने के थोड़ी देर बाद भी उसकी सुनने की शक्ति जिंदा रहती है, और मैं चाहता हूँ कि तुम मरते समय मेरे बारे में सोचो। ये बोलकर दाबम क्योंगजन के हेडफोन लगा देता है और उसे मारने की तैयारी करने लगता है। अब हमें डे 1 का वही सीन दिखाया जाता है जब क्योंगजन और उसके दोस्त दाबम और जुवॉन को बुली कर रहे थे। यहाँ अब तभी दाबम को मैसेज मिलता है और उसे पता चलता है कि इस माफिया गेम में उसे माफिया का कैरेक्टर मिला है। फिर हमें पता चलता है कि क्योंगजन के दूसरे दोस्त को दाबम ने ही मारा था, क्योंकि वो दाबम को बुली करता रहता था और दाबम ने ही क्योंगजन को फंसाने के लिए उसकी जैकेट पर खून लगा दिया था। और सोमी जो कि एक माफिया थी, उसने भी दाबम का साथ दिया था और जैकेट और कुल्हाड़ी को क्योंगजन के कैंटीन के बाहर डाल दिया था। यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में दाबम क्योंगजन को मार देता है। फिर अगले दिन बेल बजती है और सभी लोग नींद से जाग जाते हैं। तभी अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि क्योंगजन को कल रात माफिया ने एग्जीक्यूट कर दिया और क्योंगजन एक सिटीजन था। यहाँ ये सभी लोग जिन्हा और क्योंगजन को एक साथ मरा देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि सभी लोग इन्हें माफिया समझते थे, लेकिन ये दोनों तो सिटीजन निकले। यहाँ यून सबसे कहती है कि हमें अब सबसे पहले इन दोनों की बॉडीज को फ्रीजर रूम में रखना होगा, मगर ये सुनकर अब कोई भी इस काम को करने के लिए राजी नहीं होता और सब यहाँ से जाने लगते हैं। फिर जुनी, जंगवॉन और यून को ही ये काम करना पड़ता है। यही दाबम अपने दोस्तों के सामने सिटीजन बनने की एक्टिंग करता है और उनसे कहता है कि क्योंगजन और जिन्हा दोनों ही यून से जलते थे और मुझे तो ऐसा लगता है कि यून ने ही उन्हें मारा होगा और यून एक माफिया है, इसी वजह से शायद वो हर एक बॉडी को फ्रीजर रूम में रखने के लिए बोलती रहती है ताकि वो सबूतों को मिटा पाए। मगर यहाँ दाबम के दोस्त उसकी बात पर ज्यादा गौर नहीं करते। इस तरफ नाही मीना और सोमी से पूछती है कि तुम लोग आज किसे वोट करोगी। इस पर सोमी इन दोनों से कहती है कि मैं तो यून को ही वोट करूंगी, क्योंकि वो हमेशा ही गलत बातों से हमारा ध्यान भटकाती रहती है और मुझे ऐसा लगता है कि वो माफिया होगी। वहीं दूसरी तरफ जंगवॉन बचे हुए लोगों की लिस्ट को देखती है और फिर जुनी और यून से कहती है कि हमें जल्द से जल्द माफियाओं को पकड़ना होगा, नहीं तो हम लोग मुश्किल में पड़ सकते हैं। ये सुनकर यून इन दोनों को अपने पास मौजूद वही चाबी दिखाती है जो कि उसे मिली थी और वो कहती है कि हमें इस गेम को रोकने के लिए इस गेम के होस्ट को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, शायद यही इस गेम का मकसद है। इस तरफ मीना भी अब सोमी से कहती है कि मुझे दाबम माफिया लगता है, क्योंकि हम दोनों के अलावा सिर्फ वही था जो कि जानता था कि क्योंगजन कहाँ कैद है और इसी वजह से शायद उसने क्योंगजन को मार दिया हो। ये सुनकर सोमी डर जाती है, क्योंकि वो खुद भी एक माफिया थी। यहाँ सोमी मीना से कहती है कि तुम ये बात किसी और को मत बताना, क्योंकि अगर ये बात सभी को पता चल गई कि हमने क्योंगजन से चाबियां ले ली थी और उसे रूम में लॉक कर दिया था, तो सभी लोग हम पर ही शक करने लगेंगे और हमें वोट कर देंगे। यहाँ अब तभी 2 लड़के आते हैं और वो सोमी से पूछते हैं कि तुम्हारे पास क्योंगजन के पास मौजूद कैंटीन की चाबियां कहाँ से आई। इस पर सोमी इन दोनों से झूठ बोलती है और कहती है कि हमने क्योंगजन को चाबियां छुपाते हुए देखा था और फिर उसके मरने के बाद हमने ये ले ली। वहीं दूसरी तरफ जुनी, यून और जंगवॉन तीनों स्टाफ रूम में होस्ट का कोई क्लू ढूंढने की कोशिश करते हैं। तभी जंगवॉन को एक अलमारी मिलती है जिसके अंदर लॉक लगा हुआ था, जो देखकर यून उसी चाबी से लॉक खोलने की कोशिश करती है, मगर अलमारी का लॉक उससे नहीं खुलता। अब इसके बाद ये लोग किसी और क्लू को ढूंढने लगते हैं। तभी जुनी को एक स्टोर रूम में क्योंगजन का फोन मिल जाता है। यही जुनी को याद आता है कि क्योंगजन को जब बंद किया जा रहा था तो तब उसने अपना फोन दाबम को दिया था और दाबम को ही उसे उसका फोन लौटाना था। इससे अब जुनी को भी दाबम पर शक हो जाता है। इस तरफ यून को भी एक अलमारी में छोटा सा बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर लॉक लगा हुआ था। यून अपनी चाबी से लॉक खोलने की कोशिश करती है और उस चाबी से इस बॉक्स का लॉक खुल जाता है और इस बॉक्स के अंदर यून को अपने पूरे स्कूल के बच्चों की एक फोटो मिलती है जिसके अंदर सभी के मुंह साफ थे और ये फोटो बिल्कुल वैसी ही होती है जैसे कि यून को दूसरी क्लास की मिली थी। यहाँ अब तभी यून के फोन में एक मैसेज आता है और उसे पता चलता है कि इस गेम की होस्ट का नाम सेओन है। यहाँ जैसे ही यून सेओन का नाम पढ़ती है तो तभी पूरी बिल्डिंग्स की लाइट्स ब्लिंक होने लगती हैं और बाकी सभी लोगों को भी अपने फोन में यही मैसेज मिलता है और सभी को पता चलता है कि इस गेम की होस्ट सेओन है। सभी लोग ये बात जानकर हैरान रह जाते हैं। फिर हमें यून और जुनही के साथ सेओन नाम की उसी लड़की के कुछ सीन दिखाए जाते हैं, मगर ये सेओन कौन है ये अभी कुछ भी क्लियर नहीं होता। अब इसके बाद सभी लोग एक साथ बैठकर सेओन के बारे में बात करने लगते हैं और सोचते हैं कि जब सेओन ने सुसाइड कर लिया था तो वो इस गेम की होस्ट कैसे हो सकती है। यहाँ सोमी भी एक बार फिर से यून पर ही ब्लेम करती है और कहती है कि सेओन तुम्हारी अच्छी दोस्त थी, तो हो सकता है कि तुम्ही ने उसके साथ मिलकर ये सब प्लान किया हो। और इस पर यून सोमी से कुछ भी नहीं बोलती। यही मीना भी सबसे कहती है कि जब सेओन ने खुद ही सुसाइड किया था तो वो हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है। तभी जंगवॉन सबसे कहती है कि मुझे लगता है शायद सेओन ने सुसाइड ना किया हो बल्कि उसका किसी ने मर्डर किया हो।
और ये सुनकर एक लड़का भी सबसे कहता है कि मैंने सुना था कि सियोन को उस जगह से किसी ने धक्का दिया था और शायद इस सब के पीछे असली माफिया का हाथ था। यहाँ ये सारी बातें सुनने के बाद यून सबसे कहती है कि मुझे लगता है सियोन हमें ये गेम इसलिए खिला रही है क्योंकि वो शायद हमें ये बताना चाहती है कि उसका मर्डर हुआ था और उसे मारने वाला हम में से ही कोई एक है। यहाँ अब ये सभी लोग सोचते हैं कि आखिर सियोन को किसने मारा होगा और सियोन हमें सजा क्यों दे रही है। फिर कुछ समय बाद नाही सोमी से बात करती है और नाही सोमी से कहती है कि हमें सियोन के साथ वो सारा मजाक नहीं करना चाहिए था और शायद हमारे उस मजाक की वजह से ही सियोन की जान गई थी। यहाँ नाही सोमी से बोलती है कि हमें इस बारे में अब सबको बता देना चाहिए, लेकिन सोमी उसे ऐसा करने से मना कर देती है और बोलती है कि हमने अगर ऐसा किया तो सभी लोग हमें वोट करके यहाँ मार देंगे। यहाँ इन दोनों की बातों से ये साफ पता चल जाता है कि इन लोगों ने सियोन के साथ कुछ तो बहुत बुरा किया था जिस वजह से शायद उसकी जान गई है। और यही नाही को भी अपनी हरकतों पर पछतावा हो रहा होता है और वो सियोन को याद करके काफी रोती है। यही सोमी अब दाबम के पास आती है और उसे बताती है कि नाही हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है क्योंकि हमने जो कुछ सियोन के साथ किया था वो सभी लोगों को बताने वाली है। मगर ये सुनकर दाबम सोमी से कहता है कि इस बात से मुझे क्या लेना देना, वैसे भी तुम्हें सियोन को इतना परेशान नहीं करना चाहिए था। ये सुनकर सोमी दाबम से कहती है कि तुम आज ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे तुमने कुछ किया ही ना हो। इस बात पर दाबम हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हारे पास अब कोई भी सबूत नहीं है कि मैंने सियोन को बुली किया था और जिन जिन लोगों को ये बात पता है वो सब तो मर चुके हैं, इसीलिए अब तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। यहाँ हमें दाबम की बातों से साफ पता चल जाता है कि दाबम ने भी सोमी के साथ मिलकर सियोन के साथ कुछ तो बुरा किया था और अब वो उन सारी चीजों से पीछे हट रहा है और सारा इल्जाम सोमी पर ही डाल रहा है। यहाँ अब दाबम को ऐसा बिहेव करते हुए देखकर सोमी हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ जुनी युन और जंगवोन को लेकर स्टोर रूम में आता है और इन दोनों को बताता है कि मुझे यहाँ पर क्योंगजन का फोन मिला था जो कि दाबम ने उससे ले लिया था और दाबम को ही उसे उसका फोन लौटाना था। यहाँ अब ये लोग स्टोर रूम के डोर को भी देखते हैं जिस पर चेयर मारने के निशान थे, जो देखकर युन इन दोनों से कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब किसी माफिया का ही शुरू से प्लान था और वो शुरू से ही सियोंगबिन के मर्डर का इल्जाम क्योंगजुन और जिन्हा पर लगाना चाहता था। ये लोग अब अपनी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोमी भी मीना के पास आ जाती है और उससे कहती है कि हमें आज रात दाबम को वोट करना चाहिए क्योंकि दाबम मुझे बहुत अजीब लग रहा है। इस बात पर मीना सोमी से कहती है कि दाबम भी सियोन को पसंद नहीं करता था तो हो सकता है कि दाबम ने ही सियोन को मारा हो, इसीलिए हम उसी को वोट देंगे। यहाँ सोमी मीना से अभी वोट देने से मना करती है और कहती है कि अगर हमने अभी दाबम को वोट कर दिया तो सभी लोगों को हम पर शक हो जाएगा क्योंकि हम भी दाबम के साथ क्योंगजन से चाबियां लेने में मिले हुए थे। यहाँ सोमी मीना के साथ मिलकर दाबम का खेल खत्म करने का प्लान बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ जुनी और युन दाबम और सभी लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करते हैं और जुनी दाबम से पूछता है कि मुझे क्योंगजन का फोन स्टोर रूम में मिला और क्या तुम वहाँ पर क्योंगजन से मिलने गए थे। इस पर दाबम जुनी से कह देता है कि मैं वहाँ पर अकेला नहीं गया था बल्कि मेरे साथ सोमी और मीना भी थी। ये सुनकर अब एक लड़का सबको बताता है कि मुझे मीना और सोमी पर पहले से ही शक था क्योंकि इन दोनों के पास अचानक से क्योंगजन के पास मौजूद कैंटीन की चाबियां आ गई थी। लेकिन अब सोमी सबसे कहती है कि मैंने क्योंगजन को वो चाबियां छुपाते हुए देखा था, इसी वजह से मैंने वो चाबियां निकाल ली। मगर यहाँ पर अब एक और लड़का भी सोमी और मीना को ही ब्लेम करता है और कहता है कि तुम दोनों की सियोन से कुछ ज्यादा बनती नहीं थी और तुम दोनों हमेशा ही उसे परेशान करती रहती थी, तो हो सकता है कि तुम दोनों भी इस गेम में माफिया हो। यहाँ ये बात सुनकर सोमी अपने आप को बचाने के लिए सबसे कहती है कि मुझे पता है कि सियोन की वो वीडियो किसने बनाई थी। यहाँ सोमी अब सबको बता देती है कि नाही नहीं सियोन की वो वीडियो बनाई थी और उसे पोस्ट किया था, जिस वजह से सियोन परेशान रहने लगी थी और उसने सुसाइड कर लिया था। इतना बोलकर सोमी तुरंत ही नाही को वोट कर देती है और साथ ही मीना भी सोमी का साथ देती है और नाही को ही वोट कर देती है। यहाँ ये दोनों मिलकर नाही को फंसाने लगती हैं और सबको बताती हैं कि नाही नहीं सियोन की वो वीडियो बनाकर वो राम को और सबको दी थी। लेकिन ये सुनकर नाही अब हैरान रह जाती है। वो सोमी से कहती है कि सियोन की वो वीडियो तो तुमने बनाई थी, तो तुम उसका सारा इल्जाम मेरे ऊपर क्यों लगा रही हो। मगर ये सुनकर सोमी नाही पर चिल्लाती है और कहती है कि तुमने ही वो सब किया था। ये सब सुनने के बाद नाही सबसे कहती है कि मुझे पता है कि सोमी एक माफिया है, लेकिन सोमी कहती है कि तुम ये बात कैसे बोल रही हो, क्या तुम्हारे पास कोई सबूत भी है। ये सुनकर नाही अब सबको बता देती है कि इस गेम में मुझे पुलिस का कैरेक्टर मिला है और मैं ही पुलिस हूँ और मैं अपनी स्किल का इस्तेमाल करके किसी का भी कैरेक्टर जान सकती हूँ। यह नाही अब सभी लोगों के सामने सोमी का कैरेक्टर चेक करती है और सभी को पता चलता है कि सोमी एक माफिया है, जो देखकर सोमी भी अब पूरी तरह से हैरान रह जाती है। यहाँ अब तुरंत ही दाबम और मीना भी अपनी गलतियां सोमी के ऊपर डालते हैं ताकि वो खुद को बचा सकें और फिर सभी लोग सोमी को ही क्योंगजन का किलर समझते हैं और सभी लोग सोमी को वोट करने लगते हैं। यहाँ सोमी सभी लोगों से माफी मांगती है और उनसे वोट करने से मना करती है, मगर अब कोई भी उसकी बात नहीं सुनता और सभी उसे वोट करने लगते हैं। साथ ही जुनही भी उसे ही वोट करता है, जो देखकर सोमी अब सभी लोगों को ये भी बताने लगती है कि दाबम भी एक माफिया है। लेकिन तभी अचानक से उसके मुंह से खून निकलने लगता है और फिर अनाउंसमेंट होती है और बताया जाता है कि कोई भी माफिया दूसरे माफिया का नाम सिटीजन्स को नहीं बता सकता। यहाँ अब सभी लोग सोमी को वोट देने के बाद छुपने जाने लगते हैं ताकि कोई और माफिया आकर रात में इन्हें ना मार दे।
यहीं सोमी भी इस बिल्डिंग में बनी हुई एक स्टेचू को देखती है जो कि बिल्कुल उसी लड़की सेओन की तरह दिख रहा था। और अब सोमी एग्जीक्यूट होती है और अपने गले को एक रस्सी से दबाकर यहाँ पर मर जाती है। फिर हमें डे 1 का वही सीन दिखाया जाता है जब नाही को पता चला था कि वो एक पुलिस है और यहाँ नाही अपनी स्किल का इस्तेमाल करके जेन की, जिसे कि वो पसंद करती थी, उसका कैरेक्टर देखती है और उसे पता चलता है कि जेन भी एक सिटीजन है, जो देखकर नाही को काफी अच्छा लगता है। यही नाही को ये बात भी पहले से ही पता थी कि जुनही एक सिटीजन है और जब जुनही युन को बचाने के लिए सबसे झूठ बोल रहा था कि मैं माफिया हूँ, तो तब उसके अगले दिन नाही ने ही दीवार पर लिखा था कि जुनही एक सिटीजन है। यहाँ अब कहानी दोबारा से प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर अब सभी सिटीजन्स के सो जाने के बाद दाबम सोमी की बॉडी के पास आता है और अब वो सबसे पहले पुलिस यानी कि नाही को ही एग्जीक्यूट करने के बारे में सोचता है। फिर इसके अगले दिन सभी लोग जब सोकर उठते हैं तो तभी अनाउंसमेंट होती है और इन्हें पता चलता है कि नाही को किसी माफिया ने एग्जीक्यूट कर दिया है। सभी लोगों को नाही की बॉडी एक बाथरूम में मिलती है। यहाँ एक लड़का युन से कहता है कि जब नाही नहीं सियोन की वो वीडियो बनाई थी और अब जब नाही मर चुकी है तो फिर ये गेम खत्म क्यों नहीं हो रहा। यहाँ इस सब से हमें पता चल जाता है कि सियोन किसी एक से नहीं बल्कि सभी लोगों से बदला ले रही है। यहीं अब जुनही को भी अपनी पुरानी बात याद आती है और हम देखते हैं कि जुनही उस दिन सियोन को बचाने के लिए ब्रिज पर पहुंच गया था, लेकिन यहाँ पर सियोन ब्रिज से कूदकर सुसाइड करने वाली थी। यहाँ जुनही ने सियोन को रोकने की काफी कोशिश की थी, मगर सियोन पानी में कूद गई थी और उसने अपनी जान ले ली थी। और क्योंकि जुनही को पानी से डर लगता था, इसी वजह से वो सियोन को बचा भी नहीं पाया था और इस तरह सियोन की डेथ हो गई थी। अब इसके बाद जुनही जंगवोन और युन के पास आता है और इन दोनों को बताता है कि मेरे पास नाही के किलर को पकड़ने का एक तरीका है। फिर हमें पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है और यहाँ नाही ने रात में जुनही को छत पर बुलाया था और यहाँ नाही उससे कहती है कि मैं बस तुम पर ही अब भरोसा कर सकती हूँ, क्योंकि अब मुझे पता है कि माफिया आज रात में मुझे मारने जरूर आएगा। और इसी वजह से अब जुनही नाही के साथ मिलकर एक प्लान बनाया था, जिसके अंदर इन्होंने एयर कंडीशन में कुछ पेंट लगा दिया होता है ताकि जब भी कोई नाही को मारने आए तो उसके पैरों में पेंट लग जाए और फिर जुनही सभी को देखकर उस किलर को पकड़ ले। इसके बाद जुनही और नाही ने सब अपने प्लान के हिसाब से किया और जुनही ने नाही को एक सेफ जगह छुपा दिया, मगर उस सेफ जगह पर भी नाही को किसी ने मार दिया। यहाँ अब प्रेजेंट टाइम में जुनही सभी लोगों को इकट्ठा करता है और इन्हें बताता है कि जिसने भी नाही को मारा है उसके जूतों में पेंट लग गया होगा, क्योंकि ये मेरा और नाही का ही प्लान था। ये सुनकर दाबम जुनही से कहता है कि हम अब तुम पर भरोसा क्यों करें, क्योंकि तुमने नाही के साथ मिलकर ये प्लान किया था। ये भी तो हो सकता है कि तुम ही माफिया हो और तुम ये सारी बातें झूठ बोल रहे हो। ये सुनकर जुनही सभी को अपनी और नाही की एक वीडियो दिखाता है, जिसके अंदर नाही और जुनही दोनों इस प्लान को रिकॉर्ड कर रहे थे, जो देखकर अब सभी लोग समझ जाते हैं कि जुनही सच बोल रहा है और उसने नाही के साथ मिलकर ये प्लान बना लिया था। अब इसके बाद जुनही एक एक करके सभी के जूतों में लगे हुए पेंट को चेक करने लगता है। तभी उसे मीना के जूते के साइड में पेंट लगा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर सभी लोग मीना को ही माफिया और नाही का किलर समझते हैं। मगर मीना सबसे कहती है कि मैं एक सिटीजन हूँ और मैंने नाही को नहीं मारा। लेकिन ये सुनकर जुनही मीना से कहता है कि तुम्हारे पास सिटीजन होने का कोई प्रूफ नहीं है और अब तुम पर ही सबको शक है। ये सुनकर मीना कुछ भी नहीं बोलती। यहाँ जुनही मीना को माफिया समझता है और उसे वोट करने के लिए बोलता है। इस पर मीना बार बार सबसे कहती है कि वो सिटीजन है और ये सुनकर युन एक बार और मीना के जूतों को चेक करने लगती है और यहाँ पर युन को मीना के जूते में बस एक साइड में ही पेंट लगा हुआ दिखाई देता है, जो देखकर युन सबसे कहती है कि मुझे लगता है मीना ने नाही को नहीं मारा होगा, क्योंकि मीना के जूतों के बॉटम में वो पेंट नहीं लगा और बस साइड में ही लगा हुआ है, जबकि अगर वो यहाँ पर आई होती तो उसके पूरे जूते में वो पेंट लगा होता। यहाँ युन सभी लोगों से कहती है कि हमें रात तक वोट देने का इंतजार करना चाहिए और ये सभी लोग युन की बात मानकर अभी वोट नहीं करते। इसके बाद युन और जंगवोन उसी रूम में जाकर नाही के किलर का कोई और क्लू ढूंढने की कोशिश करती हैं और यहाँ पर जंगवोन सबसे पहले वो जगह चेक करती है जहाँ पर नाही छुपी हुई थी और जंगवोन युन को दिखाती है कि यहाँ पर किसी का खून लगा हुआ है, जो देखकर युन अब समझ जाती है कि जिसने भी नाही को मारा है उसके जरूर चोट लग गई होगी, क्योंकि नाही के शरीर पर तो कोई भी चोट का निशान नहीं था। इसी वजह से ये खून जरूर किलर का होगा। इसके बाद युन जंगवोन को मीना की बॉडी पर कोई चोट है या फिर नहीं ये चेक करने के लिए बोलती है और खुद ये सारी बातें जुनही को बता देती है। सारी बातें जानने के बाद जुनही युन से कहता है कि अब हम सभी लोगों को चेक करेंगे और अगर किसी के भी कोई चोट नहीं लगी हुई तो फिर हम सभी लोग मीना को ही वोट कर देंगे। इस तरफ मीना अपने सभी दोस्तों को ये समझाने की कोशिश करती है कि वो माफिया नहीं है, लेकिन कोई भी उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता और उसके दोस्त मीना को अपने पास से भगा देते हैं। तभी जंगवोन मीना को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे भी ये बात बता देती है कि नाही के किलर के चोट लगी होगी और ये भी एक प्रूफ हो सकता है कि तुमने नाही को नहीं मारा। ये सुनकर मीना थोड़ी खुश होती है और फिर जंगवोन को अपनी पूरी बॉडी दिखाने लगती है और कहती है कि मेरे कहीं भी कोई चोट नहीं लगी। साथ ही मीना जंगवोन को कैंटीन की चाबियां भी दे देती है और कहती है कि अगर मैं माफिया होती तो मैं तुम्हें चाबियां नहीं देती, लेकिन मैं माफिया नहीं हूँ इसीलिए मैं तुम्हें ये चाबियां भी दे रही हूँ। इसके बाद रात हो जाती है और अब जंगवोन जुनही और युन को बता देती है कि मुझे मीना की बॉडी पर कोई भी चोट का निशान नहीं दिखा। फिर ये सभी
बाकी लोगों की भी बॉडीज को चेक करने का फैसला करते हैं। और तभी युन भी माफिया को पकड़ने का एक प्लान बनाती है और जुनही से कहती है कि हम सबसे झूठ बोलेंगे कि नाही का किलर जो भी है वो कैमरे में रिकॉर्ड हो गया है और हम उस कैमरे को अब चार्ज कर रहे हैं और थोड़ी देर में ही हमें पता चल जाएगा कि नाही का किलर कौन है। यहाँ ये लोग प्लान करते हैं कि ये जानकर नाही का किलर पैनिक करने लगेगा और वो कैमरे के पास जरूर आएगा और तभी हम उसे पकड़ लेंगे। ये बात सुनकर जुनही ऐसा ही करता है और वो सभी लोगों को मैसेज करके ये बता देता है कि हमने उस रूम में एक कैमरा भी सेट किया हुआ था और उसके अंदर किलर रिकॉर्ड हो चुका है, लेकिन इस वक्त वो कैमरा डेड हो चुका है और अब हम उसे चार्ज कर रहे हैं और थोड़ी देर में हम पता लगा लेंगे कि नाही का किलर कौन है। ये सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं, साथ ही दाबम भी काफी डर जाता है। फिर कुछ देर बाद दाबम युन के पास आता है और उससे कैमरे के बारे में पूछता है। इस पर युन दाबम को कैमरे के बारे में बता देती है और कहती है कि वो दूसरे रूम में रखा हुआ है और फिर खुद बहाना बनाकर दाबम के पास से चली जाती है। यही एक लड़का भी जंगवॉन और मीना से पूछता है कि हम सब कैमरा कब देखेंगे। तभी जंगवॉन उस लड़के से उसके दोस्त योनवू के बारे में पूछती है। इस पर वो लड़का जंगवॉन को बताता है कि योनवू मेडिकल रूम में गया है। फिर हमें कुछ समय पहले का एक सीन दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि जंगवॉन और मीना को योनवू पर पहले से ही शक था कि उसके चोट लगी हो सकती है और अब ये दोनों तुरंत ही योनवू के पास जाती हैं जहां योनवू के चोट लगी हुई थी और वो अपनी चोट पर पट्टी कर रहा था। ये देखकर इन दोनों को लगता है कि यही नाही का किलर है। इस तरफ दाबम भी उसी रूम में आ जाता है और किलर को देखने लगता है। तभी जुनही और युन उसे पकड़ लेते हैं। फिर यहाँ पर ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं जहाँ मीना जुनही और युन को भी योनवू के शरीर पर लगी हुई वही चोट दिखाती है और कहती है कि यही माफिया है, लेकिन योनवू सबसे मना करता है और कहता है कि वो माफिया नहीं है। मगर अब सभी लोग उसके शरीर पर लगी हुई चोट को देखते हैं और समझते हैं कि वही माफिया है और उसी ने नाही को मारा है। यहाँ दाबम भी योनवू को फंसता देखकर काफी खुश होता है। तभी जुनही उसे हंसता हुआ देख लेता है। अब सभी लोग दाबम से पूछते हैं कि तुम उस कैमरे वाले रूम में क्यों गए थे। इस पर दाबम सबसे झूठ बोलता है और कहता है कि मैं बस ये चेक करने गया था कि कैमरा चार्ज हुआ या फिर नहीं। और इतना बोलकर अब दाबम योनवू से उसके शरीर पर लगी चोट के बारे में पूछता है। इस पर योनवू सबसे कहता है कि मैंने नाही को नहीं मारा और मैं जब सोकर उठा था तो ये चोट मेरे लगी हुई थी। इतना बोलकर योनवू अब दाबम को ही वोट कर देता है, जो देखकर दाबम भी तुरंत ही योनवू को वोट करता है। यहाँ योनवू मीना और दाबम दोनों को ही माफिया बताने लगता है, जो देखकर मीना भी योनवू को वोट कर देती है। फिर दाबम सभी लोगों से योनवू को ही वोट करने के लिए बोलता है, जो देखकर युन को दोबारा से काफी गुस्सा आता है और वो दाबम से कहती है कि तुम मेरे मना करने पर भी कैमरे को अकेले चेक करने क्यों गए, शायद तुम ही माफिया हो। ये बोलकर युन अब दाबम को वोट कर देती है और जुनही भी अब दाबम को ही वोट करता है। लेकिन यहाँ पर जंगवॉन योनवू से कहती है कि आखिर तुम हमसे अपनी चोट के बारे में क्यों छुपा रहे थे। इस पर दाबम कहता है कि जरूर योनवू एक माफिया है और इसी वजह से वो ये कर रहा था। मगर ये बात सुनकर योनवू अब दाबम से ही लड़ने लगता है, जो देखकर जंगवॉन तुरंत ही योनवू को माफिया समझती है और उसे वोट कर देती है। यहाँ योनवू गुस्से में अब सभी लोगों पर हमला करने लगता है, जिस वजह से योनवू का दोस्त भी योनवू को ही वोट कर देता है, जो देखकर योनवू को काफी दुख होता है। वो सोचता है कि बाकी सब तो मुझे माफिया समझ सकते हैं, लेकिन मेरा दोस्त मुझे ही वोट कैसे देख सकता है। यहाँ अब योनवू दुखी होकर यहाँ से चला जाता है और कैंटीन में आकर काफी ज्यादा रोने लगता है, क्योंकि अब वो एग्जीक्यूट होने वाला था। इस तरफ दाबम सभी लोगों को छुपता हुआ देखता है ताकि वो रात में किसी एक को मार सके। यही युन को भी अभी याद आता है कि जंगवॉन को आखिर कैसे पता चला कि जुनही ने नाही को कहाँ पर छुपाया था, क्योंकि हमें तो जुनही ने ये बात बताई नहीं थी कि जुनही ने नाही को ऊपर छुपाया था। ये सोचकर युन अब अपनी दोस्त जंगवॉन पर भी शक करने लगती है और सोचती है कि आखिर उसे उस जगह के बारे में कैसे पता चला। अब तभी जुनही जंगवॉन और युन से कहता है कि मुझे लगता है कि ये सब दाबम ही कर रहा है, इसीलिए आज हम सभी लोगों को अलग अलग छुपना चाहिए ताकि हम सब सेफ रह सकें। इतना बोलकर जुनही यहाँ से चला जाता है। फिर युन जंगवॉन से पूछती है कि आखिर तुम्हें जुनही के बिना बताए ही वो जगह कैसे पता चल गई जहाँ पर नाही छुपी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ जुनही भी अब दाबम का पीछा करते करते बाथरूम तक चला जाता है। यहाँ पर दाबम ने वही सारा सामान छुपाया था जिससे वो रोज रात में किसी एक को एग्जीक्यूट करता है। और ये देखकर जुनही समझ जाता है कि दाबम एक माफिया है और जुनही दाबम को मारने लगता है और कहता है कि तुमने ही मासूमों को मारा है। और अब जुनही एक फायर एक्सटिंग्विशर को उठाकर दाबम के मारने लगता है, मगर वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि जुनही खुद किसी की भी जान नहीं ले सकता था। यहाँ अब जुनही दाबम से कहता है कि तुमने अपनी जान बचाने के चक्कर में कितने सारे लोगों को मार दिया और तुम भी बिल्कुल क्योंजन की ही तरह हो। मगर ये बात सुनकर दाबम अब जुनही पर चिल्लाने लगता है और जुनही को अपनी बॉडी पर लगे हुए चोट के निशान दिखाता है और बताता है कि जब क्योंजन मुझे बुली करता था तो तब मैंने अपनी जान लेने की कई बार कोशिश की थी और ये सारे उसी के निशान